सबने यूज निकम्मा समझा। एक ऐसा लड़का जिसे दुनिया ने कभी सीरियसली नहीं लिया, यूज से निकम्मा, बेकार और नलायक कहा गया। पर किसी ने उसकी असली ताकत नहीं देखी। एक रात उसकी किस्मत बदल गई। यूज मिली डिवाइन पावर और एक मिस्टीरियस सिस्टम। उसने की खूब ट्रेनिंग और बन गया सबसे बेहतरीन ब्लड किंग। जो लोग उसे हंसाते थे आज उसे डरते हैं। अब वो अपनी फैमिली को बचाएगा और पूरे किंगडम पर रूल करेगा। यह कहानी है बदले की, ताकत की और एक किंग की। रिबॉर्न टू रूल द फैमिली, कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? ऑफ द फैलन कैप्सूल 61 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि स्वर्ड सेंट जो होते हैं हमारे यूसियोंग के साथ वहां पर सभी के सामने फाइट का प्रदर्शन करने वाले हैं, क्योंकि ये उनकी आखिरी फाइट होने वाली है। इसी वजह से वो चाहता है कि उनके सभी डिसाइपल्स, उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं उस फाइट को देखें। तो इसी वजह से वहां पर वो लोगों के सामने फाइट स्टार्ट करते हैं। जैसे वहां पर फाइट स्टार्ट होती है, दोनों का प्रेशर जो होता है बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है। तो स्वर्ड सेंट जो है, क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल जनरेशनल मास्टर है, इसी वजह से उनकी पावर लेवल्स हमारे यूसियोंग से ज्यादा होने वाली है ही। लेकिन क्या हमारे यूसियोंग यहाँ पर फाइट में हरा पाएगा? वैसे यहाँ पर ये डुअल जो है यहाँ पर इस तरह की नहीं है कि यहाँ पर एक दूसरे को हराना लाजमी है। बस यहाँ पर अपने स्किल्स को दिखाना है। खासतौर पर स्वर्ड सेंट ने अपने स्किल्स को सभी लोगों के सामने दिखाना है। तो इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वहां पर अपनी स्टार्ट करते हैं, अपनी फाइट को स्टार्ट करते हैं। तो इसी के साथ ही वहां पर उन्हें बहुत सारे प्लम ब्लॉसम के फ्लावर्स दिखाई देना शुरू होते हैं, क्योंकि स्वर्ड सेंट जब अपनी आर्ट को रिलीज करते हैं तो उनकी आर्ट की जो एनर्जी होती है वहां पर प्लम ब्लॉसम फ्लावर्स की तरह निकलती है। साथ ही वहां पर हर तरफ प्लम ब्लॉसम की खुशबू फैल जाती है और हमारा यूसियोंग जो होता है उनके पहले अटैक को वहां पर रिसीव करता है और उन्हें ब्लॉक कर लेता है। और इस बात से मास्टर स्वर्ड सेंट भी काफी हैरान होते हैं और कहता है कि मैं यहाँ पर इस लड़के को देखकर हर बार हैरान होता हूं कि ये लड़का इतनी कम एज में ट्रांसेंडेंट ड्राम में पहुंच चुका है। और साथ ही फिर से अपनी आर्ट को यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाते हैं, जबकि हमारा यूसियोंग जो होता है वो भी वहां पर उनकी स्ट्राइक को ब्लॉक करने के लिए बड़ी तेजी के साथ सामने की तरफ आगे बढ़ता है और उनकी स्ट्राइक को डायरेक्टली आगे की तरफ बढ़कर पियर्स कर लेता है और आगे बढ़कर जाकर उनके पर अटैक करता है। यूसियोंग अपनी फियर्स टाइगर माउंटेन टेक्निक को यूज करते हुए मास्टर के ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। यहाँ पर इस फाइट को मैं थोड़ा स्किप करूंगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी फाइट को दिखाया जा रहा है, कौन सा यहाँ पर कोई रियल की फाइट हो रही है। तो ये दोनों तो सिर्फ यहाँ पर अपने स्किल्स को ही दिखाने वाले हैं। और हमारे यूसियोंग के स्किल्स के बारे में तुम्हें पता है कि उसने यहाँ पर पहले कौन कौन सी टेक्निक सीखी हुई है। स्वर्ड मास्टर जो है वो यहाँ पर सिर्फ अपनी प्लम ब्लॉसम टेक्निक्स को ही रिलीज कर रहे हैं जो उन्होंने अपनी जनरेशन टू जनरेशन सीखी हुई है। और इसी के साथ ही वो एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाता है जो कि हमारे यूसियोंग की बॉडी के साथ टकराती है, जिसे देखकर उसके साथी भी काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो टेक्निक वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी। लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि हमारे यूसियोंग की बॉडी के ऊपर कट नहीं लगता, क्योंकि हमारे यूसियोंग ने यहाँ पर शाओलिन टेंपल की आयरन टाइगर स्किन वाली टेक्निक को मास्टर किया हुआ है, जिसकी वजह से उसकी स्किन जो होती है बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। तो मास्टर से कहता है कि मुझे पहले से पता था कि तुमने यहाँ पर ऐसी किसी टेक्निक को मास्टर किया हुआ है, इसी वजह से मैंने डायरेक्टली तुम्हारे पास स्ट्राइक लगाई, जबकि हमारा यूसियोंग सोच रहा होता है अगर मैंने यहाँ पर स्किन वाली स्पेशल टेक्निक को नहीं सीखा होता तो यहाँ पर स्वर्ड सेंट की तलवार के अटैक के नीचे मैं कटकर दो हिस्सों में गिर चुका होता। तो इसी के साथ ही हमारा यूसियोंग कहता है इसका मतलब यह है कि मुझे भी आगे बढ़ना होगा, यानी कि मुझे भी यहाँ पर अपनी टेक्निक्स को बेहतर बनाना है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोई शौक में फाइट नहीं कर रहा, यहाँ पर मजे के लिए फाइट नहीं कर रहा, बल्कि कुछ सीखने के लिए फाइट कर रहा हूँ। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं फिर से अटैक करूंगा। तो स्वर्ड सेंट कहते हैं हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। और हमारा यूसियोंग जो होता है इस बार अपनी 5 टाइगर्स रोली थंडरबोल्ट टेक्निक को यूज करते हुए उनके पर अटैक करता है, जबकि मास्टर प्लम ब्लॉसम अवेकन रेन टेक्निक को यूज करते हैं और वहां पर बहुत सारी फूलों की पत्तियां निकलकर यूसियोंग की तरफ आगे बढ़ती हैं। और यूसियोंग अपनी 5 एनर्जी टेक्निक के साथ वहां पर सारी पत्तियों को ब्लॉक करता है और सभी को तोड़ते हुए सीधा मास्टर के ऊपर अटैक करता है। वो अटैक्स होते हैं मास्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे वो मास्टर के करीब पहुंचते हैं तो स्वर्ड मास्टर जो होते हैं अपनी तलवार के साथ उस अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। तो हमारा यूसियोंग कहता है कि अद्भुत, आपकी टेक्निक वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की है। स्वर्ड सेंट उसे कहता है कि लड़के क्या हम लोग यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरा आखिरी मूव होने वाला है, मेरे पास और स्किल नहीं बचे। तो यूसियोंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं भी यहाँ पर अपनी पैंग फैमिली की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक को यूज करूंगा। तो स्वर्ड सेंट जो होते हैं वहां पर अपनी आखिरी टेक्निक को यूज करने लगे हैं और हमारा यूसियोंग जो होता है वो भी वहां पर अपनी आखिरी टेक्निक को यूज करने लगा है। तो स्वर्ड सेंट की स्पेशल टेक्निक का नाम ग्रेट प्लम ब्लॉसम सेंट टेक्निक होता है और उसके साथ वो सामने की तरफ स्ट्राइक लगाते हैं। तो हमारा यूसियोंग जो होता है उसे अपने आसपास वहां पर फूलों की एक डोमेन दिखाई देती है, उसके आसपास का पूरा एरिया फूलों के साथ कवर हो जाता है। प्लम ब्लॉसम की फ्लावर की सेंट इतनी ज्यादा होती है कि हमारा यूसियोंग कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं गार्डन में खड़ा हूं और बाकी के सभी लोग भी वहां पर फूलों की पत्तियों को महसूस कर रहे होते हैं कि आसमान से फूलों की पत्तियां गिर रही हूं। तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर नाइट के मिडल में हमारे ऊपर यहाँ पर फूलों की पत्तियां कैसे गिर रही हैं। और इसी के साथ हमारा यूसियोंग जो होता है वहां पर कहता है कि मैं भी यहाँ पर अपने रियल स्किल को यूज करने वाला हूं, हमारी पैंग फैमिली की फ्यूचर आर्ट होने वाली है, यानी कि हमारी बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक होने वाली है। तो हमारा यूसियोंग वहां पर अपनी फियर्स टाइगर 5 क्लास टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है और सभी पत्तियों के डोमेन को बड़ी आसानी से काट देता है। फिर साथ ही वहां पर एनर्जी का टॉर्नेडो बनता है, वो एनर्जी जो होती है आसमान में ऊपर की तरफ जाती है और दोनों की टेक्निक्स वहां पर कैंसिल हो जाती हैं और सभी देखने वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इनकी टेक्निक्स वाकई में बहुत ज्यादा महान है। और इल यांग यानी कि मास्टर का डिसाइपल जो होता है स्वर्ड सेंट का, वो भी यहाँ पर इन सबको देखने के बाद इंस्पायर होता है और उसे भी यहाँ पर इस बात का और ज्यादा लगाव होता है कि वो यहाँ पर इन टेक्निक्स को मास्टर करे और अपनी मास्टर की तरह एक बहुत ही महान मास्टर बने। और इसी फाइनल ब्लॉक के साथ ही दोनों की फाइट वहां पर खत्म होती है। स्वर्ड सेंट उसे कहता है कि लड़के तुम्हारी ये टेक्निक बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट थी, मुझे ये टेक्निक देखकर बहुत ज्यादा मजा आया। तुम्हारा यूसियोंग कहता है कि मास्टर आपकी टेक्निक भी बहुत ज्यादा कमाल की थी, मुझे आपके साथ ये लास्ट डांस देखकर बहुत ज्यादा मजा आया। तो फिर साथ ही वो से कहते हैं कि अब जबकि तुमने यहाँ पर काफी कुछ सीखा है तो मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर कुछ कमी है, तुम्हें यहाँ पर भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ये सब कुछ सीख सकते हो। तुम्हारा यूसियोंग कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर पॉइंट आउट करने के लिए। फिर साथ ही उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जहाँ पर ये जो प्लम ब्लॉसम के फूल होते हैं ये एक सर्द मौसम के बाद खिलते हैं, यानी कि बहुत ही ठंडे सर्द मौसम के बाद जब यहाँ पर इसकी सारी पत्तियां जड़ जाती है और ये पेड़ पूरी तरह से ऐसे लगता है जैसे बर्फ के अंदर जम गया हो, लेकिन उसके बाद इसके अंदर से फूल खिलते हैं। वैसे ही तुम्हें यहाँ पर अपनी टेक्निक्स को बेहतर बनाना होगा और बहुत ही कोल्ड मौसम के बाद यानी कि एक सूखे के बाद तुम्हारे फूल भी खिलेंगे और तब तुम यहाँ पर ट्रूली ट्रांसेंडेंट ड्राम से आगे बढ़ पाओगे। तो नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग जो होते हैं अलविदा कहने वाले
वाले हैं। स्वर्ड सेंट भी उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर सभी जाने वाले हो। तुम्हारा यूसियोंग कहता है कि हमें यहाँ पर काफी दिन हो गए माउंट हुआ के ऊपर, हमें जल्दी से जल्दी टैंक फैमिली में पहुंचना होगा क्योंकि वहां पर हमें बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया गया और हम लोग लेट नहीं होना चाहते, इसी वजह से हम लोग जल्दी से यहाँ से निकलना चाहेंगे। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। फिर साथ ही उनसे कहते हैं तुमने यहाँ पर जो कुछ भी सीखा उसे अच्छी तरह से याद रखना। और इसी के साथ ही वो लोग उसे कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर बहुत ही जल्दी डिमोनिक सेक्टर के लोग निकलने वाले हैं, मुझे लगता है कि लड़के तुम्हारे कंधों के ऊपर बहुत बोझ पड़ने वाला है, बल्कि तुम सभी यंग जनरेशन के बच्चों के ऊपर बोझ पड़ने वाला है। और उम्मीद करता हूं कि तुम सभी लोग यहाँ पर अकेले ये सब कुछ संभाल पाओगे, तुम्हें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो वो सभी लोग कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं मास्टर, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। तो स्वर्ड सेंट उनसे कहता है कि मैं अपने डिसाइपल के साथ अपनी आखिरी सर्कुलेशन ट्रेनिंग में जाने वाला हूं, यानी कि ये मेरी आखिरी सर्कुलेशन होने वाली है और तुम इस बात का मतलब समझते हो। तुम्हारा यूसियोंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं मास्टर, हम लोग इस बात का मतलब समझते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी सर्कुलेशन ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे से हो। और इसी के साथ वो लोग उन्हें गुड बाय बोलकर वहां पर से चल पड़ते हैं। तो यहाँ पर जब वो निकल पड़ते हैं तो हमारे स्वर्ड सेंट जो होते हैं वहां पर सोच रहे होते हैं कि मैं तो अब यहाँ पर मरने वाला हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जगह जो पिछले कई सालों से म्यूजियम में यहाँ पर मेरी जगह थी वो जगह रिप्लेस होने वाली है। मेरी जगह के ऊपर कोई नया स्ट्रॉन्गर और यंग आने वाला है जो अगले कई सालों के लिए हमारे म्यूजियम वर्ल्ड का नया रक्षक बनेगा। यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है टैंक फैमिली का दिखाया जाता है। जो लोग टैंक फैमिली पहुंच जाते हैं वहां पर आने के बाद हमारा क्रेजी मॉन्क उनसे कहता है मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा हो गया कि हम लोग माउंट हुआ में रुके थे और वहां पर रुका हमने काफी कुछ देखा और काफी कुछ सीखने को भी मिला। तो हमारा यूसियोंग जो होता है उनसे कहता है कि हाँ ये बात तो है। नैमगोंग उनसे कहता है कि चलो पहले किसी होटल में चलते हैं और वहां पर जाकर नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, अपने कपड़े साफ कर लेते हैं क्योंकि हमें बर्थडे पार्टी में जाना है, तो तैयार होकर वहां पर जाएंगे। तो यूसियोंग उनसे कहता है तुम सभी लोग आगे चलो, मुझे एक खास जगह के ऊपर जाना है और उसके बाद में तुम लोगों से मिलूंगा। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन रास्ता मत भूल जाना और टैंक फैमिली में जल्दी से पहुंच जाना, हम सभी लोग एक साथ वहां पर जाएंगे। तो हमारा यूसियोंग जो होता है वहां पर से एक रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ता है। तो रेस्टोरेंट में जाने के बाद हमारा यूसियोंग अंदर आता है तो लड़की उसे कहती है कि वेलकम सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो हमारा यूसियोंग वहां पर आने के बाद एक स्पेशल कोड बोलता है, एक स्पेशल कोड जो कि ह्यूमनली असैसिन सेक्टर के लोगों का होता है और साथ ही उसे वहां पर ऑर्डर करता है। तो वो लड़की अपने पास एक बॉक्स निकालती है और उसे कहती है कि सर आपके लिए एक रेयर आइटम यहाँ पर मौजूद है। तो बॉक्स को ओपन करती है तो उस बॉक्स के अंदर वहां पर एक हेयर लूम होता है, एक हेयर पिन होती है जो कि वो यहाँ पर से हारियन के लिए लेकर जाने वाला है शायद, और साथ उसके अंदर एक पेपर भी पड़ा होता है। तो वो उसे कहता है कि अच्छा तो यहाँ पर इसके अंदर तो एक नोट भी पड़ा हुआ है। तो वो उसे कहती है कि हाँ इसके अंदर एक नोट पड़ा हुआ है और ये नोट हमारे सेक्टर मास्टर सालवांग की तरफ से है। मास्टर सालवांग ने इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको जल्दी से ह्यूमन एसोसिएशन के अंदर आना होगा, ह्यूमन असैसिन सेक्टर के बेस के ऊपर आकर उनसे मिले। तो मैं यूसियोंग कहता है लेकिन मुझे भी और बहुत सारे जरूरी काम है, मैं वहां पर नहीं जा सकता। तो वो लड़की उसे कहती है और इसके अंदर ये भी मेंशन है कि अगर आप मना करेंगे तो मास्टर सालवांग खुद यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे और वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 61 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा यूसियोंग जो मास्टर सालवांग से मिलने के लिए ह्यूमन असैसिन सेक्टर के बेस पर जाएगा या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, गोता ऑफ द फैलन के एपिसोड 62 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में टैंक फैमिली की मेन फैमिली का सीन दिखाता है जहां पर हमारे यूसियोंग अपने दोस्तों के साथ वहां पर पहुंचता है। तो उन्हें वहां पर मेडिसिन की बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही होती है। खास तौर पर क्रेजी मॉन्क जो होता है वो अपना नाक बंद कर लेता है। तो यंग मास्टर नैमगोंग से कहता है कि हम लोग इस वक्त टैंक फैमिली में है। टैंक फैमिली को यहाँ पर अपनी मेडिसिन और पॉइजन की वजह से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे बेस्ट डॉक्टर्स तुम्हें इस जगह के ऊपर मिलेंगे। अगर किसी का इलाज कहीं पर ना हो रहा हो तो वो टैंक फैमिली में आ जाते हैं, जहाँ पर ये सिर्फ ना सिर्फ पॉइजन बनाते हैं बल्कि मेडिसिन भी बनाते हैं। और जैसे वो लोग दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वहां पर काफी सारे लोगों को इन्वाइट किया गया होता है। उन्हें वहां पर पहले अपनी पहचान करवानी होती है, अपना नाम और साथ में अपने सेक्टर का नाम लिखवाना होता है, उसके बाद उन्हें अंदर जाने दिया जाता है। तो हमारा यंग मास्टर नैमगोंग कहता है कि यहाँ की सिक्योरिटी काफी ज्यादा अच्छी है, सभी लोगों को अपने नाम लिखवाने पड़ेंगे तभी ये लोग अंदर जा सकते हैं। जब किसी के साथ टैंक फैमिली का एक मेंबर वहां पर आता है और उनसे कहता है कि क्या आप लोग यहाँ पर यंग मास्टर्स नैमगोंग, ह्योगपेंग, यूसियोंग और मूकैक हैं। तो लोग कहते हैं कि हाँ हम लोग सही हैं। तो तुम्हें कैसे पता चला। तो वो कहता है कि सर हम लोग यहाँ पर आप ही का तो वेट कर रहे थे, वैसे भी आप जैसी बॉडी बिल्डर, आप जैसे अच्छे हैंडसम दिखने वाले यंग मास्टर्स इन तीनों के अलावा कौन हो सकते हैं। हमें ऑर्डर्स दिए गए थे कि उनके 3 मेहमान आने वाले जिनमें एक क्रेजी मॉन्क भी होने वाला है। और उसके बाद उनसे कहता है कि आप लोग यहाँ पर अपनी आइडेंटिफिकेशन क्लियर करवाएं, उसके बाद मैं आपको अंदर लेकर जाऊंगा। और फिर साथ ही उनकी आइडेंटिफिकेशन क्लियर होने के बाद उन तीनों को अपने साथ लेकर अंदर चल पड़ता है। फिर साथ ही उनसे कहता है कि सर आप यहाँ पर माउंट हुआ से होकर आए हैं। तो क्रेजी मॉन्क उसे कहता है क्या तुम्हें सब कुछ पता है। तो वो कहता है कि हाँ ये खबर बहुत ही तेजी के साथ फैलती है, क्या आपने वहां पर माउंट हुआ सेक्टर के डिसाइबल्स की जान बचाई, डिमोनिक सेक्टर के लोगों को मारा। मैंने यहाँ पर काफी कुछ सुना है क्रेजी मॉन्क, आपने भी वहां पर काफी अच्छा रोल अदा किया और आप वहां के तो हीरो बन गए हैं। तो वो कहता है कि हाँ मैं भी वहां पर था और मैंने वहां पर उस ग्लूटरस डीमन को मारा था। और साथ उन्हें सामने से चिल्लाने की आवाज आती है। तो हमारी हारियन जो है बाकी वहां पर आती है और उसे कहती है ब्रदर पैंग तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गए, आज तुम यहाँ पर इतने लेट क्यों आया, तुम्हें तो हफ्ता पहले आ जाना चाहिए था। फिर साथ ही उसे कहती है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारे लिए वेट करके बुढ़ी हो गई हूँ, मैं कितनी बार यहाँ पर दरवाजे के ऊपर तुम्हें देखने के लिए आती रही लेकिन तुम आए नहीं। तुम्हारा यूसियोंग उसे कहता है लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर आ गया और साथ ही उसे घूर-घूर कर देख रहा होता है। तो हारियन उसे कहती है कि ब्रदर यूसियोंग तुम मुझे इस तरह से घूर कर क्यों देख रहे हो। तुम्हारा यूसियोंग उसे कहता है कि तुम्हें देखकर पता चल रहा है कि तुम पहले से स्ट्रॉन्गर हो गई हो। तो हारियन जो आगे से शर्माना शुरू कर देती है क्योंकि वो उसके लिए बन ठन कर वहां पर आई होती है। और साथ ही उसे कहते हैं कि नहीं ऐसा भी नहीं है, मैं इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, क्या बस तुम्हें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हूँ, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखाई नहीं थी। जब किसी के साथ ही उसे बताती है कि मैं डेली यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी, यानी कि पिछले 3 साल से जब से हम लोग नहीं मिले मैं ट्रेनिंग कर रही थी ताकि अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकूं और अगली बार जब मैं यहाँ पर तुमसे मिलूं तो मैं तुम्हें हरा सकूं। और इसी के साथ ही हमारा जो क्रेजी मॉन्क होता है बीच में से निकलकर कहता है कि हेलो मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो हमारे यूसियोंग जो होती है उसके सामने वहां पर पंच मारती है, साथ ही उसे कहते हैं अच्छा तुम भी यहाँ पर आए हो, असल में तुम साइड के ऊपर खड़े थे ना इसी वजह से मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दिए। और साथ ही वो यूसियोंग से कहते हैं कि चलो चलो ब्रदर जल्दी से अंदर चलो, मैं अंदर चल के तुम्हें अपने बड़े भाई से मिलवाती हूँ। और इसी के साथ ही उसे अपने साथ लेकर आगे चल पड़ती है। और जहाँ पर जब वो अपने गार्डन से गुजरकर जा रहे होते हैं तो हमारा क्रेजी मॉन्क जो होता है वहां पर लगी हुई जड़ी बूटियों को किक मारना शुरू कर देता है क्योंकि वहां पर कांटों वाले कुछ फल लगे होते हैं। तो वो कहता है ये क्या चीजें हैं, इस तरह की चीजें गार्डन में कौन लगाता है। जबकि हारियन भागती हुई आती है और उसे कहती है कि ब्रदर क्रेजी मॉन्क ऐसा मत करो, यहाँ पर ये पॉइजनस है, तुम्हारे पांव पर पॉइजन लग जाएगा। तो उसे कहता है कि क्या घर के अंदर पॉइजनस जड़ी बूटियां कौन उगाता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई। और उसके बाद वो लोग अंदर आते हैं तो वहां पर हमारी जो
टैंक फैमिली का यंग मास्टर होता है वो सामने खड़ा होता है, वो वहां पर वेलकम करता है, स्पेशली यंग मास्टर नैमगोंग को। तो यंग मास्टर नैमगोंग उसके सामने आता है, उसे आकर ग्रीट करता है। फिर साथ ही वहां पर यंग मास्टर नैमगोंग से यंग मास्टर टैंक कहता है, लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर तुम्हें एक इन्विटेशन लेटर भेजा था मुझसे मिलने के लिए, लेकिन तुमने उसका रिप्लाई नहीं दिया। तो यंग मास्टर नैमगोंग से कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मेरे पास इतना समय नहीं था। साथ ही मुझे यहाँ पर यूसियोंग के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। तो हमारा यूसियोंग जो है वहां पर ग्रीट करता है, उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम पैंग यूसियोंग है। जबकि यहाँ पर ब्रदर टैंक जो होता है वो उसकी एनर्जी को महसूस करने की कोशिश कर रहा था, उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी लीक तो हो रही होती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये कितना पावरफुल है। तो वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका पावर लेवल क्या है। फिर साथ ही ब्रदर टैंक जो होता है वहां पर पीछे देखता है और कहता है कि ब्रदर मुगैक तुम भी यहाँ पर आए हो, मुझे नहीं लगा था कि शाओलिन टेंपल से क्रेजी मॉन्क भी यहाँ पर आएंगे, असल में तुम पीछे खड़े थे इसी वजह से मुझे दिखाई नहीं दिए। जबकि इस बात से क्रेजी मॉन्क काफी गुस्सा आता है, कहता है कि दोनों भाई बहन एक जैसे हैं, दोनों यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्या मेरा टकला सर इतनी दूर से नहीं दिखाई नहीं दिया जो यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं साइड के ऊपर खड़ा था। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है मैं अंदर का दिखाया जाता है, ब्रदर टैंक ने उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया होता है, वहां पर उनके लिए तो पूरे का पूरा कुजीन सजाया गया होता है। फिर साथ में वहां पर टेबल पर बिठा देते हैं, जबकि ब्रदर टैंक जो होता है वो यूसियोंग की साइड के ऊपर बैठा होता है और साथ से घूर-घूर कर देख रहा होता है। और हमारा यूसियोंग जो होता है वो सोच रहा था कि मैं इस तरह की सिचुएशन से पहले भी गुजर चुका हूं, मुझे लगता है कि टैंक फैमिली के खून में ही कुछ ऐसा है। इसके फादर जो है वो भी इस तरह से मेरे पास बैठ जाते हैं और मुझे घूर-घूर कर देखते रहते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि वो अपनी बेटी के लिए दामाद ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो हमारा यूसियोंग काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था जब किसी के साथ ब्रदर टैंक उठकर खड़ा होता है और उनसे कहता है कि प्लीज माफ करना, मुझे यहाँ पर बाकी के गेस्ट को भी वेलकम करने के लिए जाना है, तुम सभी लोग यहाँ पर इसे अपने घर समझो, खाओ पियो ऐश करो। जाने से पहले वो उनसे बताकर जाता है कि हमारी टैंक फैमिली के पैट्रियार्च यानी मेरे फादर जो है वो रात के वक्त आपसे मिलेंगे। तो हमारा यूसियोंग सोच रहा था कि मुझे भी यहाँ पर उनसे मिलना था, क्योंकि मुझे यहाँ पर उन्हें डिमोनिक फैक्शन के बारे में बताना है। जबकि नैमगोंग जो था अपने पास से वाइन निकालता है और हमारी हारियोन से कहता है कि सिस्टर हारियोन मैं स्पेशली ये वाइन तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, ये बहुत ही खास किस्म की वाइन है, बहुत ही सॉफ्ट है, ये तुम्हें चढ़ेगी नहीं, ये स्पेशल तुम्हारे लिए है। तो वो कहते हैं कि वाकई में ब्रदर नैमगोंग तो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया हो। तो वो उसके लिए ग्लास में वाइन डालता है, जब वो वाइन उसके साथ उसके ग्लास में डालता है साथ उसकी तारीफें कर रहा था कि ये बड़ी कमाल की और बहुत सारे फूलों के साथ मिलाकर बनाई गई है। इसी के साथ ही हमारा जो मुगैक होता है उसके हाथ से वाइन की बॉटल छीन लेता है और उसे गटक जाता है। और उस वाइन को पीने के बाद हमारा मुगैक यानी क्रेजी मॉन्क जो होता है उसे कहता है कि ब्रदर नैमगोंग मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी तलवार छोड़कर एक रिफाइनरी खोल लेनी चाहिए जहाँ पर तुम इस तरह की वाइन बनाया करो, तुम वाइन बहुत ही अच्छी बनाते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर यही सोच रहा हूँ कि रिटायर होने के बाद मैं अपने लिए एक रिफाइनरी ओपन कर लूँ जहाँ पर मैं वाइन का बिजनेस शुरू कर दूँ। और उसके बाद सभी लोग वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और गप्पे लगा रहे होते हैं। तो हमारा यूसियोंग कहता है कि देखो तो जरा हम सभी लोग यहाँ पर पहले से एक खास लेवल पर पहुंच चुके हैं, पिछली लाइफ में इस एज में हम लोग इस लेवल पर बिल्कुल भी नहीं थे। मुझे लगता है कि इस बार हम लोग डिमोनिक सेक्टर के लोगों को हरा पाएंगे, हम लोग मैग्यू यानी कि डीमन किंग को भी हरा पाएंगे। लेकिन डीमन किंग तक पहुंचने से पहले हमें यहाँ पर उसकी आर्मी के 9 डेविल्स को हराना होगा। और इसी के साथ हमें यहाँ पर सिचुआन प्रोविंस के ब्लैक वाटर सिटी का सीन दिखाता है, जहाँ पर एक रेस्टोरेंट के अंदर डिमोनिक फैक्शन के कमीने लोग बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं। और उनमें से एक कहता है कि मुझे तो यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर खुद आए हो। तो यहाँ पर 9 डेविल्स में से एक डेविल जिसका नाम विंड डेविल होता है वो उसके सामने बैठा होता है, काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा, मेरे लेफ्ट और राइट जनरल दोनों यहाँ पर मारे जा चुके हैं और उसके साथ साथ ग्लूटनस डीमन को भी मार दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे डिमोनिक सेक्टर के तकरीबन 100 से ज्यादा डिमोनिक मास्टर्स को मार दिया गया, यानी कि हमारे सोल्जर्स को मार दिया गया और सब कुछ एक ही कमीने बंदे ने किया है। तो एक दूसरा मास्टर से कहता है कि बस करो विंडे में, तुम इस तरह से चिल्लाते रहोगे तो फिर यहाँ पर इस समस्या का हल नहीं निकलने वाला। तुम चाहते हो कि हम लोग तुम्हारे साथ मिलकर यहाँ पर टैंक फैमिली के ऊपर जाकर अटैक करें, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि टैंक फैमिली को हराना इतना आसान होने वाला है? टैंक फैमिली 5 बड़ी फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली है और साथ ही ग्लूटनस डीमन की टीम को हराने वाले कमीने डिसाइपल्स भी वहीं पर हैं। वो सभी फैमिलीज के यंग मास्टर वहां पर उनके होते हुए फाइट जीतना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो विंड डेविल से कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मैं इस बार पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं कि हम लोग टैंक फैमिली को हरा देंगे, क्योंकि इस बार स्वर्ड डेविल खुद यहाँ पर हमारे साथ होने वाला है। तो विंड डेविल उनसे कहता है लेकिन स्वर्ड डेविल के बारे में मैंने एक बात सुनी थी कि वो यहाँ पर हमारे यंग सेक्टर लीडर का शैडो सोल्जर है, यानी कि वो हमेशा उसके साथ रहता है, फिर वो यहाँ पर अपने मिशन को छोड़कर हमारे साथ क्यों आएगा? तो इसी के साथ ही वो मास्टर से कहता है कि यंग सेक्टर लीडर जो है वो इस सब में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, स्पेशली उस यंग मास्टर पैंग यूसियोंग में, इसी वजह से उन्होंने स्वर्ड डेविल को यहाँ पर भेजा है पर्सनली देखने के लिए कि क्या वो लड़का वाकई में यहाँ पर हमारे डिमोनिक सेक्टर के खिलाफ फाइट करने के लायक है भी या नहीं। तो विंड डेविल उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था अगर वाकई में स्वर्ड डेविल इस बार की रेट में हमारे साथ होने वाला है तो उसका मतलब है कि हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि स्वर्ड डेविल जो है उसका 9 डेविल्स में उसकी रैंकिंग काफी ज्यादा हायर है और बाकी सभी लोगों से काफी ज्यादा बेहतर भी है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 62 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या जो वाकई में यहाँ पर बर्थडे पार्टी वाले दिन ही जाकर उनके पर अटैक करने वाले पूरी पूरी टैंक फैमिली के पर अटैक करेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? ओथ ऑफ द फैलन के एपिसोड 63 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि सभी डेविल्स जो होते हैं बैठकर वहां पर प्लानिंग कर रहे होते हैं टैंक फैमिली के ऊपर अटैक करने की, और साथ ही वहां पर बताया जाता है कि स्वर्ड डेविल भी इस बार की रेड का हिस्सा होने वाला है। और इसी के साथ ही वो मास्टर जो होता है वहां पर पॉइजन गोब्लिन से कहता है कि पॉइजन गोब्लिन क्या तुम्हें याद है टैंक फैमिली के पैट्रियार्च ने, पुराने पैट्रियार्च ने तुम्हारी आंख निकाल दी थी और इस बार तुम्हारे पास बदला लेने का बहुत ही अच्छा मौका है, इस बार तुम यहाँ पर उस ओल्ड पैट्रियार्च से फाइट करके उससे बदला ले सकते हो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर बदला लेकर रहूंगा। और इसी के साथ नेक्स्ट टैंक फैमिली का दिखाया है जहां पर हमारा यूसियोंग जो होता है पैट्रियार्च से मिलता है, हारियोन के फादर से मिलता है और उसे सारी बात बताता है कि उनके ऊपर डिमोनिक फैक्शन के लोग अटैक करने वाले हैं और वो अटैक जो है वो कल हो सकता है। तो ये बात सुनने के बाद टैंक फैमिली के पैट्रियार्च से कहता है कि लड़के तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली कहां से? ये बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन है। तुम्हारा यूसियोंग कहता है कि स्टेज के ऊपर हमारा रिलेशन इतना अच्छा नहीं है कि अगर मैं आपको अपने सोर्सेज के बारे में बता भी दूं तभी आपको मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं आने वाला, इसी वजह से मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए आपको इस बारे में नहीं बता सकता कि ये सब कुछ कहां से पता चला है, यानी इन्फॉर्मेशन कहां से आई है। आज उनके फादर जो थे वहां पर अपने एक पास का सीन याद करते हैं जहां पर पॉइजन गोब्लिन की आंख निकाली गई थी। तो इसके फादर जी टैंक फैमिली के पैट्रियार्च के जो फादर थे उन्होंने यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करके उसकी आंख निकाली थी और उसके वक्त यहाँ पर फादर जो थे पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रहे थे। तो वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि वो यहाँ पर इस सब के बारे में भूल गए हैं, लेकिन फाइनली वो दोबारा से हमारे पर अटैक करने के लिए रेडी है।
और नेक्स्ट दिन अगले दिन का दिखाते हैं जहां पर सभी लोग जो होता है वो एंजॉय कर रहे होते हैं और उसी के साथ ही वहां पर मा यूजियोंग जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, वहां पर ड्रिंक कर रहा था, जबकि यहाँ पर टैंक फैमिली के कुछ एलीट सोल्जर्स आते हैं और वो लोग वहां पर आकर सबसे पहले तो मा यूजियोंग को ग्रीट करते हैं और उसके साथ ही अपने नाम बताते हैं। फिर साथ उनमें से कुछ वहां पर बातें कर रहे होते हैं मा यूजियोंग के बारे में कि यूजियोंग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और आजकल वो यहाँ पर कितना ज्यादा फेमस हो गया है। फिर साथ उनमें से एक जो होता है वहां पर हमारे क्रेजी मॉन्क की तरफ देखता है और कहता है कि ये तो एक शाओलिन का मॉन्क है, फिर यहाँ पर वाइन कैसे पी सकता है, और वो उसे घूर घूर कर देख रहा था। जबकि वहां क्रेजी मॉन्क जो होता है वो चिल्लाकर उसे कहता है क्या मेरी तरफ यहाँ पर घूर घूर कर क्या देख रहे हो, मैं यहाँ पर अपना काढ़ा पी रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पर अपना काढ़ा भी नहीं पी सकता और तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर वाइन पी रहा हूँ। तो बेचारे काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि सर प्लीज माफ कर दीजिएगा, हम तो बस ऐसे ही देख रहे थे। और इसी के साथ एक डिसाइपल जो होता है हमारे यूसियोंग के पास जाता है, उसे कहता है कि यंग मास्टर पैंग क्या मैं आपके लिए वाइन डाल सकता हूँ। तो यूसियोंग कहता है हाँ क्यों नहीं, और वो ग्लास उसके सामने करता है। तो इसी के साथ वो लड़का कहता है कि चलो यहाँ पर इसके ऊपर अपना प्रेशर डालकर देखते हैं कि क्या वाकई में इस लाइक भी है जिस लाइक यहाँ पर इसे दुनिया में बना दिया है। सभी लोग इसे टायरन टाइगर के नाम से जानते हैं, चलो देख लेते हैं। और जैसे ही वो उसके ग्लास में वाइन डाल रहा था साथ ही वहां पर उसके ऊपर अपने प्रेशर को रिलीज करता है, यानी वाइन के अंदर अपना प्रेशर पोर करता है। लेकिन इसी के साथ ही मा यूसियोंग जो है कोई रिएक्शन नहीं देता, जैसे कि उसके ऊपर बिल्कुल प्रेशर पड़ ही ना रहा हो। तो मा यूसियोंग उसे कहता है कि अब जबकि तुमने मेरे लिए कप में वाइन डाल दिया तो फिर मैं भी तुम्हारे कप में वाइन डालना चाहूंगा। और मा यूसियोंग जो होता है अपनी वाइन उठाता है और उसे कहता है कप उठाओ, और वो लड़का जो होता है अपने दोनों हाथों के साथ वहां पर कप पकड़कर खड़ा होता है। लेकिन यूसियोंग जब वाइन डालता है तो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उस लड़के का हाथ नीचे नीचे होते होते यहाँ तक कि ग्लास जो होता है वो सीधा टेबल के ऊपर जाकर टकराता है, ग्लास के अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं, वो ग्लास वहीं पर टूट जाता है। और इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है घबरा जाता है, उसे कहता है कि मास्टर पैंग प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं तो बस यहाँ पर आपका टेस्ट ले रहा था, मैं देखना चाहता था कि आप कितने स्ट्रॉन्गर हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो यूसियोंग कहता है कोई बात नहीं, हम सभी लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं, सभी लड़के यहाँ पर बैठकर पीने के लिए आए, तो फिर जल्दी से अपने ग्लास उठाओ, सभी लोग यहाँ पर पिएंगे और सभी लोग एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तब किसी के साथ ही टैंक फैमिली के पैट्रियार्च यानी ओल्डर पैट्रियार्च वहां पर आते हैं, जो कि हमारी हारियोन के ग्रैंडफादर है। तो ग्रैंडफादर वहां पर आने के बाद यूसियोंग की तरफ देखते हैं, उसकी बॉडी बिल्ड और साथ उसकी एनर्जी को महसूस करने के बाद कहता है कि ये लड़का तो वाकई में यहाँ पर हमारा दामाद बनने के लायक है। फादर उसे कहता है कि देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि ये लड़का हमारा दामाद बनने के लायक है। और साथ उनसे कहा जाता है कि सारी की सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो उसी के साथ ग्रैंडफादर उनसे कहते हैं तो फिर ठीक है चलो चलते हैं। और बाहर सभी टैंक फैमिली के सोल्जर्स होते हैं, सभी को बुलाया गया होता है, टैंक फैमिली के आम लोग भी वहां पर मौजूद होते हैं। और ग्रैंडफादर वहां पर सामने खड़े होकर सभी लोगों से कहते हैं कि फाइनली यहाँ पर एक साल गुजरने के बाद फिर से वही वक्त आ चुका है जहां पर आप सभी लोग मेरी बर्थडे पार्टी में इनवाइट होकर इसे एंजॉय करने के लिए आए हैं। लेकिन इसी के साथ में यहाँ पर अपनी रिटायरमेंट को भी अनाउंस करना चाहता हूं, पिछली बार की तरह और उससे पिछली बार की तरह मैं उसी रस्म को फॉलो करूंगा और वहां पर अपनी एनर्जी के साथ कुछ पड़ी हुई अगरबत्तियों को जला देते हैं और उनसे कहते हैं कि यहाँ पर इन अगरबत्तियों के बुझने तक अगर किसी को भी यहाँ पर मुझसे कोई ग्रज है तो वो यहाँ पर राजा आकर मुझसे फाइट करे, क्योंकि एक बार मैंने यहाँ पर रिटायरमेंट ले ली, अगरबत्ती बुझ गई तो फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा, दोबारा मैं कभी उससे फाइट नहीं करूंगा। तो तुम्हारे पास अभी यहाँ पर समय है। तो इसी के साथ ही वो वेट करते हैं इतना वेट करते हैं कि वहां पर अगरबत्तियां जो होती हैं बुझने के करीब पहुंच जाती हैं। और मास्टर कहता है कि मुझे लगता है कि फाइनली मेरे रिटायर होने का वक्त आ चुका है। तो ग्रैंडपा को जब लगता है कि अगरबत्ती बुझने वाली और उनके रिटायर होने का वक्त आ गया और इसी के साथ ही पीछे से आवाज आती है, कोई उनसे कहता है कि कमीने कहीं कि मैं यहाँ पर तुमसे अपना बदला लेना चाहता हूँ और मैं तुम्हें रिटायर होने नहीं दूंगा। तो इसी के साथ सभी लोग पीछे की तरफ घूमते हैं। तो यहाँ पर मास्टर गॉब्लिन जो होते हैं वो खुद आए होते हैं और पॉइजन गॉब्लिन जो होता है वहां पर आने के बाद से कहता है तो क्या यहाँ पर तुम मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो। तो ग्रैंडफादर से कहते हैं तो तुम यहाँ पर दोबारा आ गए, क्या तुम्हें लगता है कि इस बार तुम मुझसे फाइट कर पाओगे। और इसी के साथ ही वहां पर कुछ एरोस शूट होते हैं, कुछ पॉइजनस एरोस होते हैं पॉइजन गॉब्लिन के ऊपर शूट होते हैं। तो पॉइजन गॉब्लिन जो होता है उनको ब्लॉक कर लेता है, फिर साथ हैरान होकर कहता है कि मैं तो अभी यहाँ पर आया हूँ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आने वाला और तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे पर एनर्जी ब्लास्ट किया है। साथ ही पॉइजन गॉब्लिन से कहता है कि तुम्हें सबके बारे में कैसे पता चला, ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें कैसे मिली। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है जिसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है, यानी कि उसके सूत्र बिल्कुल ठीक थे, उसने यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो काफी ज्यादा करेक्ट थी। लेकिन इसी के साथ ही पॉइजन गॉब्लिन उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो इन्फॉर्मेशन ठीक थी या गलत थी, क्योंकि यहाँ पर डेविल्स खुद तुम्हारा मुकाबला करने के लिए आए हैं। मैं यहाँ पर इस बार अकेला नहीं हूँ, इस बार तुम्हारी पूरी की पूरी टैंक फैमिली को बर्बाद कर दूंगा और मैं यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आया हूँ। जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता, यहाँ पर तुम्हारी एक आंख नहीं निकाल देता, तब तक मुझे सुकून नहीं आने वाला। और दूसरी तरफ हमारे विंड डेविल को दिखाता है कि वो कहता है कि हमारा प्लान तो यहाँ पर अपने ट्रैक के ऊपर से हटता जा रहा है, जैसा हमारा प्लान था वैसा नहीं चल रहा। तो स्वर्ड डेविल उसे कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लान कैसा था, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, हम यहाँ पर आज टैंक फैमिली को हरा कर रहेंगे। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वहां पर वो अपने लोगों से कहता है कि अटैक करो। तो पॉइजन गॉब्लिन की जो आर्मी के लोग होते हैं, 5 पॉइजन क्लैन के लोग, वहां से निकलते हैं और टैंक फैमिली के ऊपर अटैक कर देते हैं। और देखते ही देखते वहां पर एक ऑल आउट वार शुरू हो जाती है, यानी कि वहां पर हर तरफ से फाइट हो रही होती है, डिसाइपल्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं, डिसाइपल्स मर रहे होते हैं, डिसाइपल्स जख्मी हो रहे होते हैं। जबकि हमारी टैंक फैमिली के लोगों ने कुछ प्रिपरेशंस पहले से की हुई थी, अपने स्नाइपर्स को ऊपर खड़ा किया हुआ था ताकि वहां पर से अपनी पॉइजनस नीडल्स के साथ उनके ऊपर अटैक कर सकें। और फादर जो होते हैं वहां पर आगे बढ़ते हैं और कहता है कि सभी लोग यहाँ पर गैप ढूंढो और इन सभी को ढूंढ कर मारना स्टार्ट करो, किसी को भी यहाँ पर अंदर मत आने देना। साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर इसके बावजूद कि हमें पहले से इन्फॉर्मेशन दी गई थी, मैंने सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर 5 पॉइजन डीमन सेक्टर के लोग यहाँ पर अंदर घुस आए हैं और हमें काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है, हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना होगा। हालांकि यंग मास्टर्स भी यहाँ पर फाइट कर रहे हैं और वहीं पर सामने स्वर्ड डेविल को दिखाते हैं, विंड डेविल को दिखाता है कि वो दोनों भी नीचे उतर आते हैं और आकर उनके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। कि मार्श यूसियोंग जो होता है अभी तक वहां पर देख रहा था, क्योंकि अभी तक उससे फाइट करने के लिए कोई नहीं आता, तो उसे महसूस होता है, तो वो जल्दी से जंप करते हुए छत के ऊपर चला जाता है। तो दूसरी छत के ऊपर सामने एक डेविल खड़ा होता है जिसे फियर्स डेविल कहते हैं। तो मार्श यूसियोंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए। तो वो कहता है कि हम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, हम सभी लोग यहाँ पर पर्सनली टैंक फैमिली को इरेडिकेट करने के लिए आए हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर काफी ज्यादा चर्चा है, डिमोनिक सेक्टर में तुम काफी ज्यादा बदनाम हो, सभी लोग मुझे फियर्स डीमन किंग कहते हैं और आज मैं यहाँ पर अपने हाथ से तुम्हें मारने वाला हूँ। तो मार्श यूसियोंग जो होता है उसकी तरफ देखता है, वो उसकी तरफ देखता है, दोनों अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, जबकि नीचे वहां पर नॉर्मल सोल्जर्स फाइट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ साइड के ऊपर दिखाते हैं कि स्वर्ड किंग जो होता है उनके ऊपर अटैक करके काफी सारे डिसाइपल्स को मार डालता है। और इसी के साथ जब वो एक और डिसाइपल के ऊपर अटैक करने लगता है तो ब्रदर नैमकुंग आगे बढ़ते हैं, अपनी एनर्जी स्लैश के साथ उसको ब्लॉक करते हैं। जब उसके ऊपर अटैक करता है तो उसके अटैक को ब्लॉक करता है और
कहता है कि लड़के अब तुम कौन हो। तुम्हारी टेक्निक को देखने के बाद तो लगता है कि तुम नैमगोंग ह्योक हो, क्या तुम नैमगोंग फैमिली से हो? तो वो कहता है कि हाँ तुमने सही समझा, मैं नैमगोंग फैमिली से हूं। और इसी के साथ उन दोनों भी वहां पर फाइट होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर सभी यंग मास्टर सभी लोग जो है अपना अपना ओपोनेंट सेलेक्ट करने के बाद उनके साथ फाइट करने वाले हैं। तो क्या सभी लोग आसानी से अपनी फाइट को जीत पाएंगे या फिर कोई बुरी तरह जख्मी होने वाला है, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? ओथ ऑफ द फैलन के एपिसोड 64 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ऑल आउट वार शुरू हो जाती है, जहां पर पॉइजन क्लैन के लोग और साथ में कुछ डेविल किंग होते हैं, वो लोग वहां पर आकर अटैक कर रहे होते हैं। उसी के साथ यहां पर स्वर्ड डेविल को दिखाता है कि स्वर्ड डेविल जो होता है वो यंग मास्टर नैमगोंग के सामने होता है। दोनों ने यहां पर अपने आप को एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो स्वर्ड डेविल से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, तो आज यहां पर फाइनली मैं देख भी पाऊंगा क्या तुम यहां पर मेरे सामने टिक सकते हो या नहीं। और दूसरी तरफ से यंग मास्टर नैमगोंग सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इसकी तलवारबाजी का लेवल मेरी तलवारबाजी के लेवल से थोड़ा सा अप है, यानी कि मुझे यहां पर से फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। और इसी के साथ ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है दूसरी तरफ का दिखाते हैं, जहां विंड डेविल जो होता है वो टैंक फैमिली के लोगों को मार रहा होता है। फिर साथ ही वो कहता है कि यूसियोंग पैंग, यूसियोंग तुम कहां पर हो, जल्दी से बाहर निकलो, मैं तुमसे खुद बदला लेना चाहता हूं। लेकिन इसी के साथ ही हमारा क्रेजी मॉन्क वहां पर आता है, उसे एक जबरदस्त किक मारता और कहता है कि बेवकूफ कहीं कि तुम यहां पर ब्रदर यूसियोंग का नाम क्यों पुकार रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस लायक हो कि ब्रदर यूसियोंग से जाकर फाइट कर सको? तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी, पहले मुझसे फाइट करो, मुझे हराओ, फिर उससे फाइट करना। तो उसे कहता है कमीने कहीं कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम क्रेजी मॉन्क हो, तो देखते हैं कि तुम क्रेजी मॉन्क यहां पर क्या कुछ कर सकते हो। अगर मैं यहां पर तुम्हें मार डालता हूं तो फिर तुम्हारा ब्रदर यूसियोंग तुम्हारे लिए यहां पर बाहर निकल कर आएगा, जिस भी बिल में वो छुपा हुआ है। तो क्रेजी मॉन्क उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहां पर मुझे मार पाओगे? चलो देख लेते हैं, अगर तुमने मुझे वाकई में मार दिया तो ब्रदर यूसियोंग मेरा बदला लेने के लिए जरूर आएगा। तो विंड डेविल उसे कहता है कि अपना मुंह बंद करो, और इसी के साथ ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों यहां पर एक दूसरे को अपना ओपोनेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मैं तीसरी तरफ का दिखाते हैं, जहां पर तीसरा मास्टर जो होता है वो अपनी स्क्वाड को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। वो कहता है कि इन कमीने लोगों ने तो पहले से यहां पर सारा बंदोबस्त कर रखा था, यानी कि इन लोगों को पहले से पता चल गया था कि हम लोग आने वाले हैं, फिर भी हम लोग यहां पर इनको पूरा डैमेज पहुंचाएंगे, आज टैंक फैमिली को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही वहां पर मेन ब्रांच की तरफ आगे बढ़ते हैं तो मिस हारियन अपने सोल्जर्स के साथ उसके सामने खड़ी होती है। तो हारियन उसे कहती है कि पॉइजन डेविल अब तुम कहां पर जा रहे हो? तो पॉइजन डेविल से कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो? तो हमारी हारियन उसे कहती है कि हां मैं तुम्हें कैसे नहीं जानती, तुम्हारे जैसे घटिया लोगों को तो मैं जरूर जानती हूं। और साथ ही उसे कहते हैं कि बस तुम यहीं पर आ सकते थे, इससे आगे तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे क्योंकि तुम्हारा सामना यहां पर मेरे साथ है। तो पॉइजन डेविल से कहता है कि हां क्यों नहीं, हम तुम्हें यहां पर मारने के लिए तो आए हैं, पूरी टैंक फैमिली को खत्म करने के लिए आए हैं। तो तुम क्योंकि टैंक फैमिली की यंग बीस हो तो फिर तुम्हें भी तो यहां पर मरना पड़ेगा। जबकि हमारी यंग बीस जो होती है अपने साथी से कहती है कि तुम लोग बाकी सभी को संभाल लो, जबकि इस कमीने पॉइजन डेविल को मेरे पर छोड़ दो, मैं इसको संभालूंगी। और इसी के साथ ही वहां पर फाइट होना शुरू हो जाती है। टैंक फैमिली के लोग और पॉइजन डेविल के लोग आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। यहां पर से नेक्स्ट सीन हमारे यूसियोंग का दिखाया जाता है कि हमारा यूसियोंग जब वहां पर छत के ऊपर खड़ा था तो उसके सामने जो बंदा अपीयर होता है वो फियर्स डीमन किंग होता है, यानी कि यहां पर इस डिमोनिक आर्मी के अंदर 9 डेविल्स हैं और उसके अलावा यहां पर 4 डीमन किंग्स हैं। उन डीमन किंग्स में से एक डीमन किंग ये भी है जिसे फियर्स डीमन किंग कहते हैं। तो हमारा यूसियोंग कहता है किसी वजह से मैं इसे फाइट करने के लिए ऊपर आया क्योंकि इसकी बॉडी बिल्ड बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसने भी यहां पर बॉडी टैम्परिंग मेथड्स को यूज किया हुआ है। ऊपर से इसे फियर्स डीमन किंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी टेक्निक बहुत ज्यादा फियर्स और बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। फिर हमारा यूसियोंग एक बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ में कभी ये इवेंट हुआ ही नहीं था, कभी टैंक फैमिली के ऊपर डिमोनिक सेक्टर्स का अटैक नहीं हुआ था। वो कहता है कि मुझे लगता है कि इस बार मेरी हिस्ट्री काफी ज्यादा हद तक बदल चुकी है, कुछ नया हो रहा है क्योंकि पास्ट लाइफ में तो टैंक फैमिली के ऊपर अटैक हुआ ही नहीं था और यहाँ पर तो बहुत सारे लोग मार रहे हैं और अगर लोग कामयाब हुए तो टैंक फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर सारी दुनिया को, पूरी म्यूरियम को एक साथ इकट्ठे खड़े होना होगा, इस डिमोनिक सेक्टर के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ ही फियर्स डीमन किंग उसे कहता है कि लड़के क्या वाकई में तुम्हारा नाम पैंग यूसियोंग है? क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम्हारे जैसा और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी जो बॉडी शेप और साथ में तुम्हारा जो एनर्जी हो रहा है वो बिल्कुल मेरे जैसा है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर गैस किया कि तुम्हें पैंग यूसियोंग होगे। तुम्हारा यूसियोंग उसे कहता है कि हाँ मैं ही पैंग यूसियोंग और तुम्हें देखकर भी लगता है कि तुम्हारी बॉडी बिल्ड भी काफी ज्यादा खास है। तो फियर्स डीमन किंग उसे कहता है कि लड़के मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा समझदार इंसान हो, तुमने अभी तक मेरे पर अटैक नहीं किया, इसका मतलब जाकर तुम्हें समझ आ गई होगी कि मेरे खिलाफ अगर यहाँ पर अटैक करोगे, चाहे तुम कहीं से भी अटैक क्यों ना कर लो, मैं वहां से भी तुम्हारे पर अटैक कर सकता हूँ, चाहे तुम किसी भी डायरेक्शन से क्यों ना अटैक करो, मैं उसी डायरेक्शन में तुम्हारे पर अटैक कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर बाकी के सभी सोल्जर से काफी ज्यादा बेहतर हूँ। मैं यहाँ पर फियर्स डीमन किंग और मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊंगा कि मुझे फियर्स डीमन किंग क्यों कहते हैं। पहले भी यहाँ पर 3 बार मेरे सेक्टर के लोगों के खिलाफ सर्वाइव कर चुके हो, तुमने 3 बार मेरे सेक्टर के लोगों के प्लान्स को फ्लॉप किया है, लेकिन आज यहाँ पर तुम्हारा आखिरी दिन है, मुझे अपने स्किल्स दिखाओ, अगर तुम्हारे पास स्किल्स हुए तभी तुम बच पाओगे, वरना तुम भी यहाँ पर मरने वाले हो। और साथ ही दिखाता है कि फियर्स डीमन किंग जो होता है अपनी एनर्जी के साथ ग्राउंड के ऊपर से पत्थर उखाड़ लेता है और उन पत्थरों को उखाड़ने के बाद उन्हें सामने की तरफ थ्रो करता है। वो पत्थर बड़ी तेजी के साथ उड़ते हुए यूसियोंग के साथ जाकर टकराते हैं, वहां पर एक धमाका होता है। फियर्स किंग साथ ही वहां पर अपनी मुट्ठी बंद करता है, अपनी मुट्ठी खोलता है, वहां पर एनर्जी बीम शूट करता है और वो एनर्जी बीम सीधी जाकर सामने टकराती है। तो हमारा यूसियोंग अपनी तलवार निकालकर उस एनर्जी बीम को सामने की तरफ वापस थ्रो कर देता है जो कि फियर्स डीमन किंग के पास से होकर गुजरती है। और इसी के साथ ही फियर्स डीमन किंग जो होता है ऊपर की तरफ जंप करता है यूसियोंग की तरफ, हमारा यूसियोंग उसकी तरफ जंप करता है, दोनों वहां पर अपनी अपनी एनर्जीज को टकराने लगे हैं। तो फियर्स डीमन किंग उसके ऊपर एनर्जी बीम छोड़ता है, तो हमारा यूसियोंग जो होता है वो अपनी तलवार लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा था, वहीं पर से वो एनर्जी बीम को अवॉइड करते हुए फिर से जंप करता है और अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन फियर्स डीमन किंग उसके अटैक को अवॉइड करते हुए उसे पंच मारता है, लेकिन यूसियोंग अब तलवार के साथ पंच को ब्लॉक कर लेता है। तो फियर्स डीमन किंग नीचे उतरने के बाद से कहता है कि पहले मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ खेलूंगा, उसके बाद में मारूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, तुम काफी ज्यादा बेहतर हो, तुम्हारे स्किल्स यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लायक है। तुम्हारा यूसियोंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ दिखाते हैं कि फियर्स डीमन किंग जो होता है अपनी एनर्जी को इंक्रीज करता है और इंक्रीज करने के बाद उसका साइज डबल हो जाता है, यानी कि वो एक बड़ा सा दानव बन जाता है। तो फियर्स डीमन किंग से कहता है कि लड़के तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी रही, अभी तक तुमने हमारे बहुत सारे लोगों को मार दिया, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारी किस्मत जो है वो खराब हो चुकी है, अब यहाँ पर तुम मरने वाले। और साथ ही वो हैवी पंच उसके ऊपर मारता है क्योंकि अब उसका साइज डबल हो चुका है, तो उसकी पावर भी डबल हो चुकी है। तो यूसियोंग को एक जबरदस्त पंच पड़ता है जिससे वो पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। और यहीं पर से दूसरी तरफ का सीन दिखाता है जहाँ पर टैंक फैमिली के आम लोगों के ऊपर अटैक हो रहा था। टैंक लोगों के लोग जो
होते हैं वहां पर मर रहे होते हैं, और जो डिमोनिक कमीने लोग होते हैं, यानी सोल्जर्स होते हैं, हम लोगों के ऊपर अटैक आ रहे होते हैं। इसी के साथ दिखाता है कि टैंक फैमिली का एक कैप्टन वहां पर आता है और आकर उस सोल्जर के ऊपर अटैक करके उसे मार डालता है और अपने लोगों को बचाता है और उनसे पूछता है क्या तुम सभी लोग ठीक हो? तो वो सभी लोग कहते हैं कि हाँ हम लोग ठीक हैं। तो यंग मास्टर टैंक सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर अपनी आर्मी को पूरी तरह से एक्टिव रखना होगा, हमें यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। और यहाँ पर उनकी टैंक फैमिली की सीक्रेट स्ट्राइक फोर्स होती है, उनको एक्टिवेट करता है और कहता है कि सभी लोग मेरे साथ आगे बढ़ो, हमें यहाँ पर से मेन हाउस की तरफ आगे बढ़ना, रास्ते में जितने भी लोग आएंगे सभी को यहाँ पर मार डालो, यानी कि किसी भी डिमोनिक कमीने को छोड़ना मत। सीक्रेट स्ट्राइक फोर्स होती है वहाँ पर कैप्टन और यंग मास्टर के नेतृत्व में आगे की तरफ बढ़ती है। वो सभी लोग यहाँ पर सीक्रेट वेपन्स को भी यूज कर सकते हैं और वेपन्स को यूज करते हुए बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं ताकि वहाँ पर रास्ते को क्लियर किया जा सके और सभी डिमोनिक कमीनों को मारकर वहाँ पर उनके लिए रास्ता बनाया जा सके। यहीं पर से डिमोनिक कमीना जो होता है भागकर जा रहा था, जबकि यंग मास्टर टैंक जो होता है वो साइड के ऊपर से निकलता है शैडोज की फॉर्म में। तो उसे कहता है कि तुम हो कौन? तो यंग मास्टर टैंक उसे कहता है कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं, और वहीं पर से अपनी पाम के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और उसको भी मार डालता है। तो यहाँ पर फाइट तो काफी जबरदस्त चल रही होती है, जबकि दूसरी तरफ हमारी हारियन का सीन दिखाते हैं। हारियन पॉइजन डेविल के खिलाफ फाइट कर रही होती है। पॉइजन डेविल जो होता है उसके पास वहां पर चेंज वाला खिला होता है, वो चेंज खिला के साथ उसके ऊपर बाबा अटैक करता है, लेकिन हमारी हारियन जो होती है अपने पास से ड्रैगन स्केल्स को यूज करके उसकी चेंज को ब्लॉक कर रही होती है। वो बार बार ड्रैगन स्केल्स को सामने की तरफ थ्रो करती है उसकी चेंज को ब्लॉक करने के लिए, और पॉइजन मास्टर को भी यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है उसे फाइट करने में। हालांकि वो दोनों हाथ में वहां पर चेन क्लास को यूज कर रहा होता है। साथ ही अटैक्स के दौरान हमारी हारियन सामने से गायब हो जाती है, तो इस बात से काफी हैरान होता है। जबकि हारियन ऊपर पहुंच जाती है, ऊपर जाने के बाद अपने ड्रैगन स्केल्स ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो करती है। जब वो ड्रैगन स्केल्स नीचे की तरफ गिरते हैं तो उनमें से एक आधा ड्रैगन स्केल जो होता है वो मास्टर पॉइजन डेविल की बॉडी के साथ टच होता है। पॉइजन डेविल क्योंकि वो भी अपनी चेन्स को सामने की तरफ थ्रो कर रहा था, तो वो चेन्स होती है हमारी हारियन की टांग के ऊपर लगती है, जिसकी वजह से उसकी टांग से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। हारियन नीचे उतरने के बाद से कहती है तो फाइनली क्या तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए सीरियस हो या नहीं? तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें मुझसे सीरियसली फाइट करनी होगी। तो पॉइजन डेविल से कहता है कमी नहीं कहीं कि हाँ मैं तुम्हें मार डालूंगा। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 64 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कौन किसको पहले हराएगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? ओथा द फैलन के एपिसोड 65 के साथ हासिल हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी हारियन जो होती है 5 पॉइजन के साथ फाइट कर रही होती है, और इस फाइट में दोनों यहाँ पर जख्मी हो रहे होते हैं। एक तरफ से 5 पॉइजन जो होता है वो भी जख्मी होता है क्योंकि उसके ऊपर वहां पर ड्रैगन स्केल्स गिर रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ से हमारी हारियन की टांग जख्मी होती है। उसी के साथ ही वो चलाकर उसे कहता है कमी नहीं कहीं कि ये बार बार तुम्हारी ट्रिक मेरे पर काम नहीं करेगी। उसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसके करीब पहुंचने के बाद उसे कहते हैं मुझे लगता है कि सबसे पहले यहाँ पर मुझे तुम्हारी जुबान काटनी पड़ेगी ताकि तुम यहाँ पर मेरे सामने कुछ भी ना कर सको। और इसी के साथ ही वो सामने से उसके पास स्ट्राइक लगाना स्टार्ट करते हैं और उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाली हो। लेकिन जैसे वो उसके करीब पहुंचते हैं इसी के साथ हमारी हारियन ऊपर की तरफ जंप कर जाती है और ड्रैगन स्केल रेन स्टॉर्म को यूज करते हैं, फिर से उसके ऊपर ड्रैगन स्केल्स को फेंकती है। बहुत सारे ड्रैगन स्केल्स जो होते हैं बारिश की तरह ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं और उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे स्केल्स लगते भी हैं। तो वो कहता है कि इस कमीने ने तो यहाँ पर मुझे जख्मी कर दिया, अगर इस तरह चलता रहा तो फिर तो मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह के जो वेपन्स हैं वो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स में यूज किए जाते हैं और टैंक फैमिली जो है इस तरह के सीक्रेट वेपन्स को यूज करने की काफी ज्यादा माहिर है, और ऊपर से इनके वेपन्स के ऊपर पॉइजन लगा हुआ है। तो मास्टर जो होते हैं वो भी वहां पर अपनी चेन्स को घुमा कर उसके ड्रैगन स्केल्स को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको वहां पर पीछे की तरफ फेंक रहे होते हैं ताकि अपने आप को उनसे बचा सके। और यहीं पर अपनी चेन को इस तरह से फेंक दिया कि वो चेन जो होती है हारियन की पूरी बॉडी के साथ लिपट जाती है और हारियन की बॉडी वहां पर बाइंड हो जाती है। तो उसे कहता है कि अब यहाँ पर से तुम कहां पर जाओगी, क्योंकि अब यहाँ पर तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो गया। और अपनी चेन को सामने की तरफ खींचते हैं, जबकि हमारी हारियन ने अपने हाथ में वहां पर एक और नाइफ पकड़ रखा होता है, एक सीक्रेट नाइफ जो उसने अपने हाथ में पकड़ रखा होता है। तो उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होती है। जब किसी के साथ ही दिखाते हैं कि 5 पॉइजन उसे हंसता हुआ देखकर कहता है कि कमीनी यहाँ पर हंस क्यों रही है, लगता है कि फिर से कोई अटैक करने वाली है। और इसी के साथ हमारी हारियन जो होती है उस ब्लेड को बड़ी तेजी के साथ सामने की तरफ थ्रो करती है। तो ब्लेड जो होता है वो सामने की तरफ जाता है, मास्टर बड़ी मुश्किल के साथ उस टैप को अवॉइड कर पाते हैं। फिर साथ ही वो कहते हैं कि ये कमीनी तो वाकई में बहुत सारे सीक्रेट वेपन्स को यूज कर रही है, और इस बार हारियन ऊपर की तरफ जंप करती है और साथ ही स्पेशल स्किल जिसका नाम फुल स्काई फ्लावरिंग रेन होता है उसको यूज करती है। यानी कि इस बार आसमान के ऊपर से इतने सारे ड्रैगन फ्रीज स्किल्स गिरते हैं कि वो बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि उनके अंदर बहुत सारी नीडल्स भी होती हैं। वो नीडल्स जो होती हैं सीधी आकर मास्टर की बॉडी के अंदर घुस जाती है और मास्टर जख्मी हो जाते हैं, उनके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और उनके अंदर पॉइजन भी होता है। तो हमारी हारियन से कहती है मुझे लगता है कि फाइनली यहाँ पर पॉइजन ने तुम्हारी बॉडी के ऊपर असर करना शुरू कर दिया है, तुम यहाँ पर इस पॉइजन से बच नहीं पाओगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 7 अलग अलग किस्म के पॉइजन को मिक्स करके इस पॉइजन को बनाया है। जबकि मास्टर 5 पॉइजन वहां पर सोच रहे होते हैं कि मेरे लिए यहाँ पर इस पॉइजन को निकालना आसान है, एक बार मैं यहाँ पर अपनी पॉइजन टेक्निक को यूज कर लूं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पर पॉइजन मास्टर और मेरे पास यहाँ पर काफी सारी पॉइजन टेक्निक्स है। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन उससे पहले मुझे इस लड़की का कुछ करना होगा। वो कहता है कि मुझे लगता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन उससे पहले जो एक औरत है, अगर मैं इसका चेहरा बिगाड़ देता हूं तो ये थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाएगी। और उसी के साथ ही मास्टर वहीं पर से अपना साइट उठाते हैं और उसके चेहरे के ऊपर घुमाकर कट लगा देते हैं। तो हारियन जो होती है वो सामने से हिलती नहीं है और उसके चेहरे के ऊपर कट लग जाता है, वो अपने चेहरे पर हाथ रख के खड़ी हो जाती है। जब किसी के साथ ही मास्टर 5 पॉइजन जो होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि उनकी ट्रिक यहाँ पर काम कर गई। लेकिन हारियन जो होती है अपने बालों में लगी हुई अपनी हेयर पिन को निकालती है और उस हेयर पिन को निकालकर सीधा वहां पर मास्टर की गर्दन के अंदर दंसा देती है और उसे कहती है कि तुमने यहाँ पर गलत सोचा, तुमने सोचा कि मैं यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट बाद में, पहले यहाँ पर एक लड़की हूँ, अगर तुम मेरा चेहरा बिगाड़ दोगे तो फिर मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो जाऊंगी और मैं अपने वेपन्स फेंक दूंगी। लेकिन अफसोस कि मैं यहाँ पर एक लड़की तो हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। और इसी के साथ ही 5 पॉइजन को वहीं पर मार डालती है। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में यूसियोंग की फाइट का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे यूसियोंग को उसकी एनर्जी महसूस होती है। तो यूसियोंग कहता है कि वहाँ पर 5 पॉइजन मास्टर की एनर्जी डिमिनिश हो चुकी है, मुझे लगता है कि हमारी हारियन ने अपनी फाइट को जीत लिया है। लगता है कि सभी लोग यहाँ पर अपनी तरफ से सबसे बेस्ट दे रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर ठीक ही कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारा यूसियोंग अपनी तलवार निकालता और कहता है कि अब यहाँ पर मेरी बारी है, मेरा मुकाबला यहाँ पर किसी डेविल के साथ नहीं बल्कि एक डीमन किंग के साथ है, जो कि उन सभी से हायर रैंकिंग पर है। और इसी के साथ हमारा यूसियोंग जो होता है सामने की तरफ एनर्जी को रिलीज करके उस डीमन किंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फियर्स डीमन किंग जो होता है उसके शील्ड को बड़ी आसानी से तोड़ देता है। तो हमारा यूसियोंग जो होता है वहां पर से अपनी 5 टाइगर्स क्रेसेंट मून टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ
तरफ स्ट्राइक्स लगाता है, जबकि डीमन किंग जो होता है वो सामने से काफी सारे पंचेस मारता है, गम गम करते हुए बहुत सारे पंचेस की बरसात करता है। लेकिन इसी के साथ ही फियर्स डीमन किंग को भी महसूस होना शुरू हो जाता है कि इस लड़के की पावर जो है वो काफी ज्यादा अलग है, बाकी सभी लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। और फियर्स डीमन किंग को वहां पर एक बात का अंदाजा हो जाता है कि जितना ज्यादा ये लड़का मुझसे फाइट कर रहा है उतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्गर बनता जा रहा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर उन्होंने तकरीबन 300 बार एक दूसरे को कॉन्फ्रैक्ट कर चुके हैं, एक दूसरे के पंचेस यहाँ पे तलवार चला चुके हैं, लेकिन वहां यूसिंग उसकी पावर कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि तो फिर मुझे भी यहाँ पर अपनी सीक्रेट टेक्निक को यूज करना पड़ेगा, और इसी के साथ वो अपनी सीक्रेट टेक्निक को वहां पर यूज करता है और कहता है इस जैसे एक बच्चे के खिलाफ मुझे सीक्रेट टेक्निक को यूज करना पड़ रहा है, जब काफी ज्यादा शर्मिंदगी की बात है, लेकिन क्या करूं, मुझे करना पड़ेगा। और वो दोनों हाथ में पावर को रिलीज करने के बाद एनर्जी के टॉर्नेडोज बनाकर सामने की तरफ फेंकता है, जहां पर मा यूसिंग जो होता है उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए रेडी होता है, और साथ ही अपनी थंडरबोल्ट स्लैश टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ एक पावरफुल स्लैश लगाता है। तो वो दोनों टॉर्नेडो जो होते हैं सेंटर से दो हिस्सों में कट जाते हैं, जिससे फियर्स किंग बहुत ज्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर स्वर्ड डेविल जो होता है हमारे यंग मास्टर नैमगुंग से फाइट कर रहा होता है, और यंग मास्टर नैमगुंग जो होता है क्योंकि उसकी कल्टीवेशन लेवल स्वर्ड डेविल से एक लेवल कम है, इसी वजह से वहां पर पावर गैप जो है वो ज्यादा होता है। तो नैमगुंग कहता है कि मुझे लगता है कि स्वर्ड डेविल जो है जहां पर एडवांस लेवल पर पहुंचने वाला है, यानी कि वो मुझसे काफी ज्यादा आगे है, लेकिन इसके बावजूद मुझे यहां पर ऐसे ओपोनेंट से फाइट करके इसे हराना ही पड़ेगा। अगर मैं अपने आप को एडवांस लेवल पर पहुंचाना चाहता हूं तो मेरे सामने एक वॉल है जिसे मुझे पार करना है। और इसी के साथ स्वर्ड डेविल बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए उसके करीब पहुंच जाता है, बहुत सारी स्ट्राइक्स दिखाता है, जबकि हमारा यंग मास्टर नैमगुंग जो होता है वहीं पर खड़े खड़े अपनी तलवार को घुमाकर उसके अटैक को डिफेंड करता है। और इसी के साथ ही जब वो पीछे हटता है तो स्वर्ड डेविल उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कौन सी टेक्निक को यूज कर रहे हो, तुम अपनी जगह से हिलते भी नहीं हो, अपने स्टैंस को चेंज नहीं कर रहे हो, वहीं पर से मेरे पर अटैक कर रहे हो। तो यंग मास्टर नैमगुंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर एम्परर स्वर्ड टेक्निक को यूज कर रहा हूं, मैंने आज से पहले यहाँ पर इस टेक्निक को यूज नहीं किया, कभी किसी प्रोफेशनल फाइट में तो बिल्कुल भी नहीं किया, और तुम यहाँ पर पहले जिसके सामने मैं इस टेक्निक को यूज कर रहा हूं। जबकि दूसरी तरफ से हमारा जो स्वर्ड डेविल होता है वो एक स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहा था, जो कि डिमोनिक स्वर्ड टेक्निक होती है, जिससे वो यहाँ पर अपनी इल्यूजन क्रिएट करता है, और सामने वाले कल्टीवेटर जो भी तलवारबाज या फिर उसका ओपोनेंट है उसे यहाँ पर इल्यूजन दिखाई देती है, तो वो उसके ऊपर अटैक करता है। तो हमारा यंग मास्टर नैमगुंग अपनी जगह से हिलता नहीं है, वहीं पर से खड़े खड़े उसके अटैक्स को ब्लॉक करता है। और इसी के साथ यहाँ पर दोनों की तलवारबाजी के बीच में एक डिफरेंस बताया जाता है कि दोनों की तलवारबाजी में डिफरेंस ये है कि एक तरफ से यहाँ पर डिमोनिक टेक्निक जो है उसे घोस्ट क्राई डिमोनिक स्वर्ड टेक्निक कहा जाता है, वो ऐसी टेक्निक होती है जो कि ओपोनेंट के दिमाग के अंदर इल्यूजन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर ठीक तरह से पता नहीं चलता कि सामने कहां से अटैक आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ से यंग मास्टर नैमगुंग जो है उसी सेम लेवल की एक टेक्निक को यूज कर रहा है, जिसे एम्परर स्वर्ड टेक्निक कहा जाता है। एम्परर स्वर्ड टेक्निक में अपने आप को बैलेंस रखना पड़ता है और एक ही जगह पर अपने आप को खड़ा रखना पड़ता है, वहीं पर खड़े होकर आप अटैक भी करेंगे, वहीं पर खड़े होकर आप डिफेंड भी करेंगे। और यही वजह है कि यंग मास्टर नैमगुंग जब अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा और ना ही जहां पर उसके डिमोनिक घोस्ट आई टेक्निक की वजह से डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहा। अब इन दोनों की फाइट चल रही होती है। इसी के साथ ही क्रेजी मॉन्क को दिखाते हैं कि क्रेजी मॉन्क जो होता है लास्ट के ऊपर यहाँ पर विंड डेविल के मुंह पर एक किक मारता है, और उसी किक के साथ विंड डेविल के नाक और मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और वो गिर जाता है। ये देखकर हमारा जो स्वर्ड डेविल होता है वो कहता है कमीना बेकार विंड डेविल, इसने यहाँ पर हम सभी को मरवा दिया। मुझे लगता है कि यहाँ पर जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि 5 पॉइजन की एनर्जी डिमिनिश हो गई। ऐसा लगता है कि 5 पॉइजन डेविल भी मर चुका है, तो फिर मैं यहाँ पर अकेला क्या कर पाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ डीमन किंग यहाँ पर बचा है, फियर्स डीमन किंग, और मैं मुझे यहाँ से निकलना होगा। जैसे वो निकलने के बारे में सोच रहा था, जबकि यंग मास्टर नैमगुंग से कहता है कि बस बहुत हो गया, तुम यहाँ पर से नहीं जा पाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पर से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि स्वर्ड डेविल जो होता है अपनी स्पेशल टेक्निक जिसका नाम कंफ्यूजन ऑफ डार्कनेस होता है, उस स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए एनर्जी को रिलीज करता है, जबकि हम यंग मास्टर नैमगुंग जो होता है अभी यहाँ पर अपनी स्वर्ड एम्परर टेक्निक को यूज कर रहा होता है। वो कहता है स्वर्ड एम्परर टेक्निक जो है वो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, जो कि इस डिमोनिक टेक्निक के सामने बिल्कुल भी नहीं हिलने वाली है। जो बंदा यहाँ पर कैसी डार्कनेस की टेक्निक को क्यों ना यूज कर ले, और नैमगुंग अपनी आंखें बंद करता है और उस टेक्निक की मदद से बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है, सामने की तरफ जाकर एक स्ट्राइक लगा देता है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 65 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि उसकी स्ट्राइक का क्या रिजल्ट निकला। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, ओथ ऑफ द फैलन के एपिसोड 66 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां यंग मास्टर नैमगुंग जो होता है वहां पर सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है, और इसी स्ट्राइक के साथ दिखाते हैं कि स्वर्ड डेविल की तलवार टूट जाती है। उसकी तलवार टूटने के साथ ही वो भी जख्मी हो जाता है, और इसी के साथ उसका एक शायद बाजू भी कट जाता है, क्योंकि उसके बाजू के ऊपर वहां पर ब्लीडिंग होती हुई दिखाई देती है। और इसी के साथ स्वर्ड मास्टर स्वर्ड डेविल जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, और उसके गिरने के बाद मां यंग मास्टर नैमगुंग कहता है कि मुझे लगता है कि फाइनली मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया, और स्वर्ड एम्परर स्वर्ड टेक्निक को मैंने यहाँ पर मास्टर कर लिया है। तो स्वर्ड डेविल उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस बार में वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूं कि मैं तुम्हारे जैसी एक महान तलवारबाजी की टेक्निक की वजह से यहाँ पर गिरने वाला हूं। मैं यहाँ पर जिस टेक्निक से हारा वो किसी भी एंगल से मेरी टेक्निक से कम नहीं थी, हालांकि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल मेरी कल्टीवेशन लेवल से कम था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर काफी कुछ सीखने को मिला। और इसी के साथ ही वो गिर जाता है, और दूसरी तरफ दिखाता है कि उसके गिरने के साथ ही वहां पर जो फियर्स डीमन किंग होता है वहां पर आता है, आकर उसे अपनी एनर्जी के साथ ऊपर हवा में उड़ाता है। दूसरी तरफ से विंड डेविल को भी उठा लेता है, क्योंकि यही दोनों यहाँ पर जिंदा बचते हैं। तो फियर्स डीमन किंग जो होता है दोनों को उठा लेता है और कहता है कि देखो तो जरा, यहाँ पर तुम सभी लोग अपने आप को डेविल्स जनरल कहते हो, लेकिन तुम सभी लोग तो बिल्कुल बेकार निकले, और एंड के ऊपर मुझे यहाँ पर तुम्हें लेकर जाना पड़ रहा है। जबकि हमारा जो मॉन्क होता है वो जलाकर उसे कहता है कि कमीने कहीं के जल्दी से यहाँ पर इस विंड डीमन को नीचे फेंको, ये मेरा शिकार है, तुम इसे लेकर नहीं जा सकते। जबकि ये बात सुनते फियर्स डीमन किंग उसे कहता है कि तुम क्रेजी मॉन्क कहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे से इस तरह से बात करने की, शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। और साथ ही अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करते हुए सामने की तरफ एक एनर्जी ब्लास्ट करता है। तुम्हारा क्रेजी मॉन्क जो होता है वो अटैक जो होता है उसकी पावर लेवल से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो अटैक उसके सर के साथ टकराता है। तो क्रेजी मॉन्क वहीं पर उड़ता हुआ ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, और कहता है कि कमीने डीमन कहीं के अगली बार मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। लेकिन इसी के साथ ही वो दोनों को अपने साथ लेकर वहां पर से निकल जाता है, और जाने से पहले वहां पर अपने सभी साथियों से कहता है कि जितने भी डिमोनिक सोल्जर्स यहाँ पर मौजूद हैं, तुम सभी को यहाँ पर अपनी सैक्रिफिशियल टेक्निक को यूज करना होगा। अब तुम्हारे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं है, यहीं पर अपना त्याग दो। इसी के साथ वो सभी लोग कहते हैं जी मास्टर, वहीं पर वो सभी लोग जो है अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
हैं। तो हमारा यूसियोंग कहता है कि देखो तो यहाँ पर ये सभी लोग फिर से भागने के टैक्टिक्स को यूज कर रहे हैं और साथ ही अपने बच्चे को जो साथियों से यही कहेंगे कि यहाँ पर अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रॉय करो। तो हमारा यूसियोंग कहता है कि तुम में से जो भी यहाँ पर मरना चाहता है मेरे करीब आ जाओ। सभी डिमोनिक सेक्टर के सोल्जर्स होते हैं एक साथ हमारे यूसियोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, साथ ही अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन हमारा यूसियोंग अपनी तलवार निकालता है, बड़ी तेजी के साथ उनके ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाता है और सभी की गर्दनें किसी की बॉडी वहां पर कट जाती है और सभी वहीं पर गिर जाते हैं। जब किसी के साथ टैंक फैमिली के सोल्जर्स कहते हैं कि हमें इनका पीछा करना होगा। फियर्स डीमन किंग अपने साथियों को लेकर यहाँ पर से निकल रहा है, जबकि मास्टर टैंक उनसे कहते हैं कि नहीं, इनके पीछे कोई नहीं जाएगा, हमारी फैमिली को काफी नुकसान पहुंच चुका है और अगर इसके पीछे जाओगे तो और भी लोग मरेंगे। कि वो एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है और इसी के साथ यंग मास्टर नैमगुंग जो होता है हमारे यूसियोंग के पास आता है और उसे कहता है कि ब्रदर बैंक, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे यूसियोंग उसे कहता है कि हाँ मैं ठीक तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी पूरी बॉडी के अंदर दर्द हो रहा हो। वो कमीना फियर्स डीमन किंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, मैं उसे हरा नहीं पाया, जबकि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर अपने ओपोनेंट्स को हरा दिया। यंग मास्टर नैमगुंग उसे कहता है कि बस ये देख लो, मैंने यहाँ पर अपने ओपोनेंट को हरा दिया, हालांकि उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। फिर साथ ही वो मुगैक के पास जाता है और उसे कहता है कि मुगैक, क्या तुम अभी तक जिंदा हो? तो मुगैक कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा कि मैं जिंदा हूँ? फिर साथ ही वो यूसियोंग से कहता है कि मेरी पूरी बॉडी अंदर से जल रही है, लगता है कि उस कमीने ने किसी डिमोनिक टेक्निक को यूज किया था। और हारियोन भी वहां पर उनके पास आती है और कहते हैं कि देखो तो जरा, मुझे लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर काफी अच्छे से अपनी फाइट को जीते हो, जिसकी वजह से तुम सभी लोग यहाँ पर बैठकर गप्पे लगा रहे हो। तुम्हारा यूसियोंग आगे बढ़ता है, उसके चेहरे पर देखता है कि चेहरे पर कट लगा हुआ, तो वो कहता है हारियोन हारियोन क्या तुम ठीक हो? तो उसे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, जब मैं अपनी फैमिली के स्पेशल पोर्शन को अपने चेहरे पर लगाऊंगी तो सिर्फ वहां पर स्कार का निशान रह जाएगा, जिसे मैं मेकअप से छुपा सकती हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वो यूसियोंग की तरफ देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर भी काफी सारे निशान होते हैं और सभी लोग वहां पर एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं कि वो काफी ज्यादा अच्छे से फाइट की और साथ ही यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर तरीके से फाइट करके अपने आप को इंप्रूव भी किया है। और इसी के साथ नेक्स्ट सीन जो होता है हमें केव का दिखाया जाता है। उस केव के अंदर जहां पर ये बच्चे कुछ लोग होते हैं, यानी कि फियर्स डीमन किंग जो होता है अपने साथ वहां पर उन दोनों को लेकर आ जाता है। तो स्वर्ड डेविल उसे कहता है कि फियर्स डीमन किंग तुम्हारी पीठ के ऊपर एक तलवार की कट का निशान है, क्या ये कट का निशान तुम्हें यूसियोंग ने दिया है? तो वो कहता है कि हाँ मुझे ये निशान उसी ने दिया है। और साथ ही वो सोच रहा था कि मैं यंग सैक्टर लीडर ने कहा था कि म्यूनियम के नई जनरेशन के डिसाइपल्स के अंदर बहुत सारी पोटेंशियल छुपी हुई है और जो पोटेंशियल जो है वो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है और हमारे मिशन को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसी वजह से उसने यहाँ पर हमें पहले से वार्निंग दी थी। तो किसी के साथ ही यंग सैक्टर लीडर वहां पर पहुंच जाता है, तो डीमन सेक्टर का यंग मास्टर वहां पर आने के बाद कहता है देखो तो जरा पर तुम सभी लोग आ गए हो, लेकिन तुम सभी की हालत तो काफी ज्यादा बुरी है। तो यंग सैक्टर लीडर उनके सामने आता है, तो इसके साथ ही हमारा स्वर्ड डेविल उसके सामने सर झुकाता है और उसे रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तुम सभी को देखने के लिए आया हूं, तो तुम्हारी हालत भी काफी ज्यादा खराब है। जबकि विंड डीमन उसे कहता है कि यंग सैक्टर लीडर ये मत कहना कि तुम भी वहां पर मौजूद है, अगर तुम वहां पर उस जगह पर मौजूद थे, यानी टैंक फैमिली में मौजूद थे और ये सब कुछ देख रहे थे, फिर तुम्हारी मदद करने के लिए वहां पर क्यों नहीं आए? तो ये बात सुनने के बाद यंग सैक्टर लीडर उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक है, मैं वहां पर मौजूद था, मैं सारी फाइल को अपनी आंखों से देख रहा था। तो इसी के साथ ही विंड डेविल चलाकर उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर सच्ची कह रहे हो कि तुम वहां पर मौजूद और सब कुछ देख रहे थे? तुम्हारी वजह से हमारे 3 डेविल्स वहां पर मारे गए, अगर तुम वहां पर बीच में आते और आकर फाइट का हिस्सा बनते तो फिर हमारे लोग मारे नहीं जाते, हमारे लोग बच जाते और काफी सारे हमारे डिसाइपल्स वहां पर मारे गए हैं। तो ये बात सुनने के बाद हमारा यंग सैक्टर लीडर उसे कहता है कि तुमने कहा कि यहाँ पर 3 लोग मारे गए, नहीं 3 लोग नहीं बल्कि 4 लोग मारे गए हैं। शैडो डेविल मारा गया, ग्लूटनस डेविल मारा गया, पॉइजन डेविल मारा गया और विंड डेविल भी मारा गया। ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि यंग सैक्टर लीडर ये क्या बकवास कर रहे हो? विंड डेविल तो मैं हूं, मैं तो अभी तक यहाँ पर जिंदा हूं, फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं भी वहां पर मर गया? और इसी के साथ यंग सैक्टर लीडर अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसके गर्दन से पकड़ता है और उसे कहता है तुम्हारे उस बेकार आइडिया की वजह से मैंने तुम लोगों को पहले से वार्निंग दी थी, लेकिन तुमने इन सभी लोगों को उकसाया टैंक फैमिली के ऊपर जाकर अटैक करने के लिए, जिसकी वजह से हमारी डिमोनिक फैक्शन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और हम लोग यहाँ पर दुनिया के सामने भी आ गए हैं और हमें यहाँ पर फेलियर बिल्कुल पसंद नहीं है। और साथ ही वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारी जान जो है यहाँ पर हमारे डिमोनिक फैक्शन के नए प्लान्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि तुम्हारा सैक्रिफाइस हम लोग कभी नहीं भूलेंगे और तुम्हें यहाँ पर अपना योगदान देना होगा। उसी के साथ ही उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाता है। जबकि दूसरी तरफ हमारे यूसियोंग को दिखाता है कि हमारा यूसियोंग जो होता है जब अपने साथियों के साथ आगे की तरफ चलता हुआ जा रहा है, इसी के साथ उसे भी वहां पर एनर्जी महसूस होती है। तुम्हारा यूसियोंग कहता है कि मैं इस बारे में श्योर हूं कि वहां पर फियर्स डीमन किंग और बाकी के डेविल्स के अलावा भी एक और प्रेजेंस थी जो मुझे महसूस हो रही थी, कोई बहुत ही पावरफुल वहां पर खड़ा था जो हमें देख रहा था। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन में क्रिम्सन ब्लड एलीट फोर्स का दिखाया जाता है, जो कि साडो चियोन की एक आर्मी होती है, यानी कि इवल फैक्शन की आर्मी होती है। ये डिमोनिक सेक्टर नहीं है, इवल फैक्शन अलग है और डिमोनिक सेक्टर अलग है। तो वहां पर उनकी आर्मी जो होती है वो तैयार हो रही होती है, सभी लोग यहाँ पर से सिचुआन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, टैंक फैमिली की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट सीन जो होता है सिचुआन की टैंक फैमिली को दिखाते हैं, जहां पर हमारा क्रेजी मॉन्क जो होता है अपने सर पर पट्टी बांध कर लेटा होता है और कहता है कि जब से ब्रदर यूसियोंग से मिला हूं मेरे सर के ऊपर हमेशा पट्टी रहती है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर सही कम रहता हूं और मार ज्यादा पड़ी रहती है। तुम्हारा यूसियोंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी आयरन हेड टेक्निक ने बचा लिया, वरना उस फियर्स डीमन किंग के सामने तुम बच नहीं पाते, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। क्रेजी मॉन्क उसे कहता है कि मैंने भी यहाँ पर शुक्र किया कि मेरे पास यहाँ पर जो आयरन हेड टेक्निक थी, वरना उसकी टेक्निक के अगर मेरे वरना उसकी जो पावरफुल एनर्जी थी वो तो मेरा सर फोड़ देती। और इसी के साथ हमारी हारियन वहां पर अंदर आ जाती है। तो हारियन अंदर आने के बाद नैमगुंग के बारे में पूछती है, तो क्रेजी मॉन्क से कहता है कि वो तो ट्रेनिंग करने के लिए चला गया, वो हमसे ज्यादा बेहतर कंडीशन में था, तो वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने के लिए बाहर चला गया है। और इसी के साथ ही वो जाकर उसे काढ़ा देती है, तो मुगैक जो होता है अपना काढ़ा खुद पीना शुरू कर देता है। जब वो काढ़ा पीता है तो काफी ज्यादा कड़वा होता है। जब वो सामने देखते हैं तो हमारा यूसियोंग अपना काढ़ा पीता है, तो उसके बाद से वहां पर वो कैंडी दे रही होती है और साथ ही वो शर्मा भी रही होती है। तो मुगैक उसे कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, तुमने मुझे काढ़ा ऐसी दे दिया जितना कड़वा था और साथ ही कैंडी मुझे नहीं दी। तो हमारी हारियन उसे कहता है कि कैंडी सिर्फ एक ही जो तुम्हें यहाँ पर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, इसलिए मैं कैंडीज को दे रही हूँ। तो क्रेजी मॉन्क उसे कहता है तुम यहाँ पर इस कैंडी को आधा भी तो कर सकती थी, कम से कम हम दोनों का मुंह मीठा हो जाता। तुमने यहाँ पर सारी की सारी कैंडीज लड़के को दे दी, जबकि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, मेरा मुंह कड़वा हो गया है। तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकती हो? बुद्धिज्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता, सभी के साथ भलाई की जाती है, सभी के साथ इक्वल सलूक किया जाता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 66 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो आर्मी जो इवल फैक्शन की तरफ से इनकी तरफ आगे बढ़ रही है, क्या वो भी यहाँ पर इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं या फिर उनका कोई और मकसद हो सकता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ओथ ऑफ द फैलन के एपिसोड 67 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा यूसियोंग जो होता है वहां पर उसे कैंडी मिलती है, जबकि हमारा मुगैक जो होता है इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसे वहां पर कैंडी नहीं मिलती। इसे गुस्सा होना नहीं बोलेंगे बल्कि नाराज हो रहा होता है। तो इसी के साथ ही हमारा यूसियोंग जो होता है उसके चेहरे की तरफ देख रहा होता है कि हमारी हारियों के चेहरे के ऊपर वहां पर कट का निशान पड़ा था। तो उसे कहता है कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा, मैं तुमसे कहा था ना ये ठीक हो जाएगा। तो हमारा यूसियोंग जो होता है वहीं पर से लेप उठाता है और उसके चेहरे के ऊपर लगा देता है और उसे कहता है कि आप काफी ज्यादा बेहतर है और जल्दी ठीक हो जाएगा। और इस बात से वो शर्माना शुरू कर देती है, जबकि मुगैक जो होता है वो साइड के ऊपर बैठा सब कुछ देख रहा होता है और कहता है कि क्या मेरे सामने जहां पर इन लोगों ने रोमांस शुरू कर दिया है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि हमारा यूसियोंग जो होता है बाहर की तरफ चलता हुआ चल रहा होता है। साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कुछ हो चुका है। 3 दिन गुजर चुके हैं अटैक के, लेकिन अभी तक यहाँ पर मैं अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा। लगता है कि यहाँ पर उस फियर्स डीमन किंग के साथ फाइट करना काफी ज्यादा हैवी था। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन हम लोग यहाँ पर इस फाइट को जीत गए। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरी बॉडी के एक नेचुरल शील्ड बन गई है उस स्पेशल टेक्निक को मास्टर करने के बाद, जो कि मैंने शाओलिन टेंपल में जाकर मास्टर की थी। एक स्पेशल टाइगर स्किन टेक्निक जिसकी मदद से मैं यहाँ पर अपने आप को बचा सकता हूँ। जब वहां पर खड़ा सोच रहा होता है, इसी के साथ ही लॉर्ड टैंक जो होते हैं उसके पास आते हैं। तो लॉर्ड टैंक जो होता है वो एक बहुत ही पावरफुल आर्मी यानी कि इनकी जो सीक्रेट शैडो स्क्वाड होती है उसका कैप्टन होता है। तो वहां पर आने के बाद उसे वो हमारे यूसियोंग के पास आने के बाद अपना नाम बताने की बजाय अपनी पोजीशन बताता है कि टैंक फैमिली में उसे यहाँ पर टैंक लॉर्ड कहा जाता है या फिर लॉर्ड टैंक कहा जाता है। तो यूसियोंग इस बात से काफी हैरान होता है, कहता है कि जो बच्चा ये बंदा काफी ज्यादा अजीब है जो यहाँ पर अपनी पोजीशन के साथ मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो इसी के साथ ही यूसियोंग जो होता है उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है, अपनी फैमिली का नाम और अपना नाम बताता है। उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए चलना चाहोगे। और इसी के साथ ही चलते चलते उसे कहता है कि तो तुम यहाँ पर 4 डीमन किंग के बारे में जानते हो। तुम्हारा यूसियोंग कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर 4 डीमन किंग के बारे में जानता हूँ। तो लॉर्ड टैंक उसे कहता है कि आज यहाँ पर जो आया था वो फियर्स डीमन किंग था। इसका मतलब है कि उसके जैसे 3 और डीमन जनरल्स हैं जिनसे मैं फाइट करनी पड़ सकती है। तुम्हारा यूसियोंग वहां पर सोच रहा होता है कि इस बंदे की मार्शल आर्ट्स की प्रोग्रेस मेरे प्रोग्रेस से बहुत ज्यादा है, यानी कि इसने अपनी पावर्स को कंसील किया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर साफ साफ देख पा रहा हूँ कि ट्रांसेंडेंट राम से भी हायर लेवल का एक मास्टर है और ऐसा छुपा हुआ मास्टर जिसके बारे में दुनिया को नहीं पता। आखिर यहाँ पर इस तरह का एक मास्टर है जो कि इस वक्त इनकी टैंक फैमिली के पैट्रियार्च के पावर लेवल के बराबर है, फिर दुनिया को इस बारे में पता क्यों नहीं है। और हमारी जो पिछली जिंदगी यानी मेरी पिछली लाइफ में जो फाइट हुई थी जिसमें हम लोगों ने डिमोनिक सेक्टर के साथ फाइट की थी, उस फाइट में लॉर्ड टैंक के बारे में किसी ने क्यों नहीं सुना था। कहीं ऐसा नहीं है कि लॉर्ड टैंक कहीं पर मारा गया था जिसकी वजह से नहीं सुना गया क्योंकि पूरी की पूरी टैंक फैमिली को नाइलेट कर दिया गया था। तुम्हारा यूसियोंग से पूछता है कि मुझे एक बात बताओ कि तुमने यहाँ पर बताया कि तुम्हें लॉर्ड टैंक कहते हैं, क्या ये कोई खास पोजीशन है। तो उसे कहता है कि हाँ ये एक बहुत ही खास पोजीशन है, ये इतनी खास पोजीशन है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टैंक फैमिली की रक्षा के लिए ही समझो रखा गया है। मैं सिर्फ और सिर्फ जब बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन होती है उसी में यहाँ पर टैंक फैमिली की रक्षा के लिए बाहर निकलता हूँ। वैसे मेरा कोई काम नहीं होता, इसके अलावा मैं यहाँ पर किसी भी छोटी मोटी मुहिम में हिस्सा नहीं लेता, ना ही टैंक फैमिली से बाहर कभी जाता हूँ। मैं टैंक फैमिली के बाहर जाकर किसी भी एक्टिविशन का हिस्सा नहीं बन सकता। जब भी टैंक फैमिली के ऊपर कोई बहुत ही बड़ी विपदा आएगी तभी मैं यहाँ पर बाहर निकलूंगा। जैसे कि कल यहाँ पर 3 दिन पहले यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के लोगों ने हमारे पर अटैक किया था, तब मैंने यहाँ पर बाहर निकलकर टैंक फैमिली की रक्षा की थी। तुम्हारा यूसियोंग कहता है कि इस जैसे एक मास्टर को फैमिली के अंदर रखकर इसे बेकार किया जा रहा है जबकि इसके स्किल्स को बाहर जाकर देखा जा सकता है अगर म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन कर लेता है। हमारा यूसियोंग से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि फैमिली के अंदर रहते हुए सिर्फ और सिर्फ फैमिली को प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। अगर तुम यहाँ पर इसको बड़े स्केल पर देखो तो तुम म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर पावरफुल मास्टर जो है वो पूरी जितने भी लोग हैं सभी की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, जिनमें तुम्हारी टैंक फैमिली भी आ जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पर म्यूरियम अलायंस के सोल्जर्स जो हैं वो तुम्हारी तरफ किसी को आने ही नहीं देंगे तो फिर यहाँ पर तुम्हारी फैमिली की रक्षा हो जाएगी। तुम्हें नहीं लगता कि ये बेहतर ऑप्शन है। ये बात सुनते ही लॉर्ड टैंक जो होते हैं उसे कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मुझे जाकर म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन करना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि लॉर्ड टैंक की पोजीशन होने के बाद मैं यहाँ पर कर सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही जिम्मेदारी दी गई है कि मुझे टैंक फैमिली की रक्षा करनी है। तुम्हारा यूसियोंग से कहता है कि तुम यहाँ पर सिचुआन टैंक फैमिली की बात कर रहे हो ना कि पूरे के पूरे सिचुआन की तुम्हें रक्षा करनी है, ना सिर्फ टैंक फैमिली की रक्षा करनी है। तो अगर तुम यहाँ पर ये करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अलायंस को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी फैमिली की सुरक्षा का जिम्मा ले चुका हूँ, मैंने कसम उठाई है कि मैं अपनी फैमिली की सुरक्षा करूंगा, फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम्हारा यूसियोंग से कहता है तो फिर मेरी बात के ऊपर गौर करना, मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन करना चाहिए। म्यूरियम अलायंस की फोर्सेस जो है वो डिमोनिक सेक्टर को रोकने के लिए पूरा हिस्सा ले रही हैं इस वक्त, जहां पर भी डिमोनिक सेक्टर के लोग उनके ऊपर रेड कर रहे हैं जिसकी वजह से वो दूसरे सेक्टर्स के ऊपर आकर अटैक ना कर सके जैसे कि टैंक फैमिली के ऊपर अटैक हुआ है। तो ये बात सुनने के बाद लॉर्ड टैंक होते हैं वहां पर थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं, फिर साथ में उसकी बात की समझ आती है कि ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है। लेकिन साथ ही हमारी हारियों पीछे से निकल आती है, यूसियोंग से कहते हैं अच्छा तो तुम यहाँ पर हो, तुम लॉर्ड टैंक के साथ यहाँ पर गप्पे लगा रहे हो जबकि तुमने मुझसे कहा था कि बाहर जाकर मेरा वेट करना, मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ पर कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, क्या तुम यहाँ पर मुझे इग्नोर कर रहे हो। तुम्हारा यूसियोंग कहता है नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहा। और लॉर्ड टैंक भी उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर यंग मिस को बिल्कुल भी वेट नहीं करवाना चाहिए, ना ही इग्नोर करना चाहिए वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। अब जल्दी से इसके साथ चले जाओ। तुम्हारा यूसियोंग जो होता है उसे गुड बाय बोलकर वहां पर से हारियों के साथ मार्केट की तरफ चल पड़ता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार्केट में जाकर आइसक्रीम खिलाऊंगा। तो हारियों कहता है क्या मैं तुम्हें कोई छोटी बच्ची दिखाई देती हूँ जो मैं आइसक्रीम खाऊंगी। जब किसी के साथ ही लॉर्ड टैंक जो होते हैं हमारे यूसियोंग की बातें सुनने के बाद वहां पर सोच रहे होते हैं किसने कहा कि मुझे म्यूरियम को ज्वाइन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर जो शपथ उठाई थी टैंक फैमिली को प्रोटेक्ट करने की वो मैं और भी ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाऊंगा अगर मैं म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन करता हूँ, यानी कि दुश्मन को अपनी टैंक फैमिली तक पहुंचने से पहले रोक लिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, जिससे बहुत सारे लोगों की जानें बचेंगी। मुझे जाकर पैट्रियार्च से इस बारे में बात करनी होगी। लॉर्ड टैंक जो होते हैं फैसला कर लेते हैं कि मैं अपनी फायर के साथ डिमोनिक सेक्टर के लोगों को जलाऊंगा और बाकी के सभी लोगों को भी बचाऊंगा, ना सिर्फ टैंक फैमिली को। और साथ ही वो वहां से पैट्रियार्च की तरफ चल पड़ता है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है ब्लैक वाटर सिचुआन 5 पॉइजन सेक्टर का दिखाया जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वहां पर एक सारोचियोन की आर्मी की स्क्वाड जो थी वो यहाँ पर सिचुआन की तरफ आगे बढ़ी थी टैंक फैमिली की तरफ। तो यहाँ पर टैंक फैमिली के सोल्जर जो होते हैं वो दरवाजे के ऊपर खड़े होते हैं उनको वेलकम करने के लिए। उन्हें यहाँ पर फिलहाल के लिए नहीं पता कि वो किस मकसद से यहाँ पर आ रहे हैं। तो एक एल्डर जो होता है वो कहता है कि वो कमीने कब यहाँ पर पहुंचेंगे, हम लोग सुबह से यहाँ पर खड़े देख रहे हैं वो आने भी वाली है या नहीं। दूसरा एल्डर उसे कहता है कि मुझे सुबह इन्फॉर्मेशन मिली थी वो लोग सॉन्ग पैन से गुजर चुके हैं, इसका मतलब यह है कि वो किसी भी मिनट यहाँ पर पहुंचते ही होंगे। और एल्डर कहता है कि मुझे यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग यहाँ पर सारोचियोन के लोगों के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर वो पहुंचेंगे उसके बाद पता चलेगा कि क्या वो वाकई में यहाँ पर हमारा साथ देंगे या फिर वो यहाँ पर से अपनी मनमर्जी करने के लिए आ रहे हैं या फिर वो भी हमारे पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि उनका एक सेक्टर 5 पॉइजन सेक्टर जो था असल में सारोचियोन के सेक्टर्स में
में से एक था, लेकिन उन्हें यहाँ पर गद्दारी की और वो डिमोनिक सेक्टर के साथ उन्हें हाथ मिला लिया, जिसकी वजह से अब साडो चियोन ने अपनी आर्मी को यहाँ पर भेजा है। उसी के साथ ही सोल्जर्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद सोल्जर्स का कैप्टन जो होता है उनसे कहता है कि तुम में से यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जल्दी से सामने आओ। तो एल्डर आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि मेरा नाम नैम स्योक ताई है और मैं यहाँ पर म्यूरियम अलायंस की तरफ से हूँ, जो कि यहाँ पर हमारी सिचुआन ब्रांच है। तो वो कैप्टन उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम जियोन गुसांग है और मैं 5th एल्डर हूँ साडो चियोन का, और मुझे इस आर्मी का नेतृत्व करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। तो उसी के साथ ही हमारे एल्डर जो होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर साडो चियोन के लोगों ने जनरल को भेजने की बजाय अपनी आर्मी के कैडर अपनी फैमिली के एल्डर को सोल्जर बनाकर भेज दिया। उन्हें लगता है कि हमारी फैमिली जो है वो इतनी ज्यादा लो लेवल की, हम लोग 5 पॉइजन फैमिली से निमट नहीं सकते। उसी के साथ ही मास्टर गुसान उन सभी लोगों से कहता है कि ठीक है तुम सभी लोग यहाँ से वापस जा सकते हो, हम लोग इस बार में तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, हम लोग अकेले ही काफी है। ये बात सुनते ही मास्टर स्योक ताई उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो, तुम इस वक्त सिचुआन में खड़े हो, यानी कि तुम इस वक्त म्यूरियम अलायंस के घर में खड़े हो, तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुम ये सब कुछ अकेले करना चाहते हो, हम तुम्हें अकेले नहीं करने देंगे। जबकि मास्टर गुसान उसे कहता है कि 5 पॉइजन सेक्टर कभी साडो चियोन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसने गद्दारी की, तो उसे यहाँ पर सबक सिखाना भी साडो चियोन के सोल्जर्स की ही जिम्मेदारी है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर अपनी आर्मी की टुकड़ी को लेकर जाएंगे और साडो चियोन के सेक्टर 5 पॉइजन के ऊपर अटैक करके बाकी के सभी गद्दारों को सजा देंगे। हमें सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 67 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर ये तो अपनी हर धर्मी के ऊपर आकर उतर गए हैं, तो अब यहाँ पर इन सभी का क्या होगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ओथ ऑफ द फैलन के एपिसोड 68 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि साडो चियोन की आर्मी का जो कैप्टन होता है गुसान उन लोगों से कहता है कि तुम लोग हमारे साथ नहीं जा सकते, ये साडो चियोन का मसला है और साडो चियोन की आर्मी जहां पर खुद इस मसले को सॉल्व करेगी। तो एल्डर स्योक उससे कहते हैं कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम्हें नहीं लगता कि जब यहाँ पर तुम्हारे 5 पॉइजन सेक्टर ने साडो चियोन को छोड़कर डिमोनिक सेक्टर का साथ दिया तो उन्होंने यहाँ पर गद्दारी कर दिया, वो साडो चियोन से निकल चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अब वो यहाँ पर साडो चियोन का हिस्सा नहीं है, अब वो यहाँ पर एक गद्दार है, बाकी हैं डिमोनिक सेक्टर के लोग हैं और हम लोग जो है वो यहाँ पर उनके दुश्मन है और हम लोग यहाँ पर मिलकर उनका खात्मा करेंगे, तुम्हारे साथ मिलकर जाएंगे। तो इसी के साथ मास्टर गुसान उसे कहता है कि नहीं हम लोग यहाँ पर तुम्हारी कोई परवाह नहीं करते, ना ही हमें यहाँ पर तुम्हारे फैसलों की परवाह, ना ही तुम्हारी म्यूरियम अलायंस की परवाह है, हम लोग अपनी मर्जी करने वाले हैं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो फिर यहाँ पर हमसे फाइट करो, यहीं पर इस बात का फैसला कर लेते हैं। तो मास्टर स्योक तो चिल्लाकर उसे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम वाकई में हमसे फाइट करना चाहते हो, तुम हमारे घर में खड़े होकर हमसे फाइट करोगे, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। इसी के साथ ही मास्टर गुसान अपनी तलवार उठा लेते हैं और कहता है कि लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे तुम्हारे पर अटैक करना ही पड़ेगा। और साथ ही वो अपनी तलवार को उसकी गर्दन के ऊपर रख लेते हैं और कहते हैं तो फिर ठीक है यहाँ पर फाइट करके देख लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन यहाँ पर जिंदा बचता है, जो जिंदा बचेगा वही जाकर 5 पॉइजन सेक्टर को तबाह करेगा। जैसे वो अपनी तलवार निकालने लगता है बाकी सभी सोल्जर से भी कहने लगता है कि सभी लोग यहाँ पर आगे बढ़ो और अटैक करो। दूसरी तरफ से हमारे एल्डर्स होते हैं वो भी अपने सोल्जर से कहते हैं कि सभी लोग अपनी तलवारें निकालो, लेकिन जैसे वहां पर वो तलवारें निकालने का कहते हैं इसी के साथ उनके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि हमारा यूसियोंग वहां पर पहुंच जाता है। यूसियोंग के आने के साथ उन सभी के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है कि सभी लोग वहां पर नीचे की तरफ झुक जाते हैं। जो लोग घोड़ों के ऊपर बैठे होते हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ रहा है कैसे लगता है जैसे कि वो जमीन के अंदर धंस जाएंगे। तो हमारा यूसियोंग जो होता है वहां पर आता है, तो इसी के साथ ही मास्टर गुसान चलाकर उसे कहता है कि अब तुम कौन हो। तो यूसियोंग वहां पर आने के बाद से कहता है कि मैं हाबुक पैंग फैमिली का न्याग होने वाला लीडर हूं, यानी कि मैं उनका पैट्रियार्च हूं और तुम यहाँ पर बदतमीजी कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर आकर रूल्स को फॉलो करना चाहिए और तुम यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हो उसे बदतमीजी ही कहते हैं। और साथ ही मास्टर यूसियोंग ग्राउंड के ऊपर अपना पाव मारता है तो वहां पर जबरदस्त फियर्स एनर्जी निकलती है और भी ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है। सभी लोगों को वहां पर एक बड़ा सा एनर्जी का बना हुआ टाइगर दिखाई देता है। मास्टर गुसान सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमें बताया गया है कि पैंग फैमिली के यंग मास्टर यूसियोंग ने अकेले एक डीमन किंग के साथ फाइट किया और डीमन किंग जो कि बहुत ही पावरफुल आर्मी जनरल है उसे फाइट कर पाना इतना भी आसान नहीं है। इस लड़के ने उससे फाइट की, ना सिर्फ फाइट की बल्कि उसके साथ यहाँ पर जिंदा भी बचा है। तो इसका मतलब यह है कि लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बड़ा सा टाइगर हमारे पर अभी अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो वो घोड़े के ऊपर खड़ा होता है और इसी के साथ ही हमारा यूसियोंग जब अपनी पावर को और रिलीज करता है तो उसका घोड़ा जो होता है बेहोश हो जाता है। वो चिल्लाते हुए इसी के साथ ही घोड़ा भी वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरकर बेहोश हो जाता है। मास्टर गुसान जो होते हैं वो भी ऊपर से नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिरने के बाद प्रेशर इतना होता है कि बेचारा उठ नहीं पा रहा होता और हमारे यूसियोंग के सामने उसके घुटने टिक जाते हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि प्लीज प्लीज यंग मास्टर में माफ कर दें, यंग मास्टर जैसा तुम कहते हो बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे, लेकिन अपने प्रेशर को जरा वापस करो। तुम्हारी जो कोरिजन फोर्स इतनी पावरफुल है कि मेरे यहाँ पर घुटने ग्राउंड के अंदर धंसने वाले हैं, इसलिए प्लीज यहाँ पर बस करो, मेरी हड्डियों का चूरा बन जाएगा। हम यहाँ पर माफी मांगते हैं, हम लोग यहाँ पर साडो चियोन की तरफ से माफी मांगते हैं। तुम्हारा यूसियोंग उसे कहता है कि 5 पॉइजन सेक्टर जो है उन लोगों ने यहाँ पर जो गलती किया उस गलती की वजह से यहाँ पर सजा देना जरूरी है। उन्हें साडो चियोन को धोखा दिया, डिमोनिक सेक्टर को ज्वाइन करके उन्हें बगावत की है और उन्हें गद्दारी की है जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है और ऊपर से वो हमारे टेरिटरी में है, यानी कि म्यूरियम अलायंस की टेरिटरी में। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमारी चलेगी, जैसे हमारे सोल्जर्स तुमसे कहेंगे तुम्हें उसी तरह हमें फॉलो करना होगा। अगर फॉलो नहीं करते तो फिर तुम लोग यहाँ पर से वापस जा सकते हो, तुम्हारी हमें यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। पर कल तुम लोग यहाँ पर अटैक करने के लिए जाने वाले और 5 पॉइजन सेक्टर के लोग जो है वो बहुत ज्यादा कमीने और बहुत सारे ट्रैप्स बिछा सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग उनके ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर आपस में डिस्कस कर लेना चाहिए कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा और यहाँ पर आपस में डिस्कस कर लो कि कैसे जाकर उनके ऊपर अटैक करना है। तुम सभी लोगों का मेरी बात की समझ आ गई। तो गुसान उसे कहता है जी यंग मास्टर में यहाँ पर समझ आ गई और साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पर किसी यंग कल्ट लीडर के सामने अपने घुटने टेक रहा हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट दिन रात के वक्त का दिखाते हैं कि हमारा यंग मास्टर जो होता है वो नैमगुंग के साथ बाहर बैठा होता है। तो नैमगुंग से कहता है कि तुमने वहां पर बीच में जाकर उन लोगों के बीच में फाइट को खत्म कर दिया, वरना वो लोग तो वहां पर फाइट करते और काफी सारे लोग निर्दोष मारे जाते। तुम्हारा यूसियोंग कहता है कोई बात नहीं, मुझे तो बस वहां पर जाना ही था क्योंकि वो लोग वहां पर फाइट करने वाले थे। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर ये फाइट जो है ये काफी ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि अब यहाँ पर साडो चियोन के लोग भी बीच में आ गए हैं। इवल फैक्शन के लोग और ऑर्थोडॉक्स म्यूरियम के लोग कभी भी यहाँ पर एक पेज पर नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि डिमोनिक सेक्टर एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है। अगर यहाँ पर मैं इस फाइट को जीतना है तो फिर यहाँ पर हमें साडो चियोन के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा और साडो चियोन को हमारे साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। यंग मास्टर नैमगुंग से कहता है लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ हाथ मिला पाएंगे क्योंकि
सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हैं। तुम्हारे यूसियोंग से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत ज्यादा अलग हैं। वो अपने आप को इवल फैक्शन कहते हैं, लेकिन असल में इवल फैक्शन तो डिमोनिक सेक्टर के लोग हैं जो कि सभी लोगों से अलग है और उनकी पावर जो है हमारे बाकी के सभी सेक्टर्स के बराबर है, चाहे वो एक अकेला सेक्टर है। फिर यहाँ पर मूचियन पैलेस या फिर हमारी पावर्स उन सभी लोगों को एक साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, सभी लोगों को हाथ मिलाकर डिमोनिक सेक्टर के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। यंग मास्टर नैमगोंग से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये होगा कैसे? मूचियन पैलेस के लोग जो है वो अपनी प्रथाओं को मानते हैं, इवल फैक्शन के लोग जो है वो अपने रूल्स के ऊपर चलते हैं, ऑर्थोडॉक्स म्यूरियम के लोग इन लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते। फिर हम सभी लोगों को एकजुट कैसे करेंगे? उसी के साथ ही नेक्स्ट अगले दिन का दिखाया जाता है जहां पर सारी आर्मी जो होती है वो उस पैलेस के बाहर पहुंच जाती है जहां पर 5 पॉइजन पैलेस होता है। तो 5 पॉइजन के सेक्टर के बाहर पहुंचने के बाद ये लोग फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। तो सोल्जर जो होते हैं वो कहते हैं कि साडोचोन के लोगों ने यहाँ पर यंग मास्टर यूसियोंग के कहने के बाद हमसे हाथों मिला लिया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो यहाँ पर हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। उसी के साथ ही साडोचोन से मास्टर गुसान से कहता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ आ तो गए हैं, लेकिन इसके बाद अब यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो हमारे रूल्स के मुताबिक होगा। और वो साथ ही कहता है कि यहाँ पर तुम लोग बाहर खड़े खड़े वेट करते रहोगे, बल्कि हम लोग तो यहाँ पर आगे बढ़कर अटैक करने वाले हैं। और साथ मास्टर गुसान अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग आगे बढ़ो, मेरी कमांड को फॉलो करो, दरवाजे को तोड़ो, अंदर चलो। और वो लोग बेवकूफी की तरह वहां पर भागना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि यूसियोंग और यंग मास्टर नैमगोंग वो लोग पीछे खड़े होते हैं। तुम्हारा यूसियोंग कहता है कि बेवकूफ कहीं के कुछ ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं। तो जैसे ही वहां पर साडोचोन की आर्मी जो होती है वो दरवाजे के ऊपर जाकर अटैक करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ से एल्ड्रो ने मना भी करते हैं, तो वो लोग जाकर दरवाजे को तोड़ देते हैं। दरवाजा टूटने के बाद सभी लोग बड़ी तेजी के साथ अंदर की तरफ चार्ज करते हैं। तो आर्मी जो होती है साडोचोन की वो भागती हुई अंदर चली जाती है, जबकि यहाँ पर हमारे म्यूरियम के लोग उनसे कहते हैं कि ऐसा मत करो, अंदर बहुत सारे ट्रैप्स हो सकते हैं, हमें सोच समझकर अंदर जाना चाहिए। लेकिन वो लोग उनकी बात को इग्नोर करते हुए अपने मेरिट पॉइंट्स हासिल करने के लिए जल्दी से भागते हुए अंदर जाते हैं। तो जैसे वो लोग थोड़ा सा अंदर जाते हैं वहां पर सामने से पॉइजनस फॉग निकलना शुरू हो जाती है। मास्टर गुसान कहता है ये क्या हुआ? यहाँ पर तो पॉइजनस गैस निकल रही है, क्योंकि 5 पॉइजन क्लैन का नाम ही यहाँ पर इस वजह से, क्योंकि वो लोग पॉइजन को यूज करते हैं। तो अपने सोल्जर से कहता है कि सभी लोग यहाँ पर अपने अपने नाक कवर करो, लेकिन जैसे वो पीछे देखते हैं तो उनके बहुत सारे सोल्जर गिर चुके होते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चेन्स निकलती हैं। साथ ही वहां पर कोई ऊपर से अपने ब्लेड्स के साथ उनके पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उनके सोल्जर्स होते हैं बुरी तरह जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। तो यहाँ पर एक मास्टर होता है जो कि अपने हाथ में वहां पर स्पेशल ब्लेड्स को यूज करके उन्हें घुमाकर उनके पर अटैक कर रहा होता है। तो कैप्टन उसकी तरफ देखता है और कहता है कमीना कहीं का, यहाँ पर तो उनका एक डिसाइपल है, यानी कि यहाँ पर 5 पॉइजन डेविल का डिसाइपल है। और साथ ही वहां पर सोल्जर उसे कहता है कैप्टन हम लोग क्या करें? इन लोगों ने यहाँ पर फर्श के ऊपर तेल डाला हुआ है, जिसकी वजह से घोड़े स्लिप हो रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी पॉइजनस फॉग और साथ ही चेन्स भी निकल रही हैं। हम लोग यहाँ पर इस तरह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बहुत सारे सोल्जर्स तो पहले यहाँ पर नीचे गिर चुके हैं। तो इसी के साथ ही कैप्टन उनसे कहता है तो बेवकूफो जल्दी से अपने घोड़ों के ऊपर से नीचे उतरो। और साथ ही यूसियोंग की बात याद आती है कि यूसियोंग ने कहा था कि वहां पर बहुत सारे ट्रैप्स हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें तैयारी करने का काफी समय मिला है, इसलिए वहां पर बेवकूफों की तरह जाकर अटैक मत करना। तो कैप्टन सोच रहा होता है कि यहाँ पर मैंने उसकी बात मान ली होती तो हमारे बहुत सारे लोग बच सकते थे, लेकिन मैंने उस बच्चे के वर्ड्स को इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से हमारे काफी सारे लोग मर गए हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 68 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग यहाँ पर 5 पॉइजन क्लैन को ढेर कर पाएंगे या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? वो था फैलन के एपिसोड 69 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि कैप्टन जो थे अपने सोल्जर से कहता है कि सभी लोग अपने घोड़ों के ऊपर से नीचे उतरो और सभी लोग अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं। तो नीचे उतरने के बाद जैसे वो भागते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, इसी के साथ ही वो डिसाइपल जो होता है फिर से अपने ब्लेड को उनकी तरफ फेंकता है, जो कि वहां पर 2-3 सोल्जर्स को मार डालता है। ब्लेड वापस अपने मास्टर के पास चला जाता है। तो सोल्जर्स जो होते हैं वो काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कोई हिडन मास्टर है। लेकिन इसी के साथ यंग मास्टर यूसियोंग और हमारा यंग मास्टर नैमगोंग जो होता है दोनों वहां पर अपनी तलवारों की स्लैश लगाकर उस मास्टर के ऊपर अटैक करता है और उनसे कहता है कि यहाँ पर इन लोगों को हम संभालते हैं, तुम लोग यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ो, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें यहाँ पर पहले सोचना चाहिए था, इस तरह बेवकूफों की तरह उनके ऊपर चार्ज करने की बजाय तुम्हें सोच समझकर प्लानिंग करनी चाहिए थी। और इसी के साथ एक मास्टर जो कि चेन्स को यूज करता है वो अपनी चेन्स के साथ सामने की तरफ हमारे यूसियोंग के ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा यूसियोंग जो होता है बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और यंग मास्टर नैमगोंग कहता है कि पॉइजनस फॉग से निबटना होगा, ये पॉइजनस फॉग काफी ज्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से हमें सामने कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तो यूसियोंग कहता है तो फिर ठीक है जाकर इससे निपटो। तो वो कहता है तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर इससे निपटता हूँ, साथ तुम्हारे लिए रास्ता क्लियर करता हूँ। यंग मास्टर नैमगोंग ऊपर की तरफ जंप करता है, ऊपर हवा में चला जाता है। वहां पर जाने के बाद अपने टारगेट्स को लॉक करता है, बड़ी तेजी के साथ नीचे की तरफ आते हैं। वहां पर उसके रास्ते में जितने भी सोल्जर्स आते हैं जो कि 5 पॉइजन सेक्टर से होते हैं उन सभी को मार डालता है। और उन सभी को मारने के बाद वो सामने जाकर खड़ा हो जाता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जबकि हमारा यूसियोंग बड़ी तेजी के साथ भागता है उसकी तरफ आगे जाता है और दिखाते हैं कि हमारा यंग मास्टर नैमगोंग जो होता है वो अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करता है, जहां पर हमारा यूसियोंग अपना पांव उसके हाथ के ऊपर रखता है। तो वो उसके ऊपर प्रेशर डालकर उसे सामने की तरफ थ्रो करता है। तो यूसियोंग बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ स्फोक को क्लियर करते हुए सामने निकल जाता है, जहां पर सामने वो दोनों डिसाइपल्स होते हैं। तो इस बात से कैप्टन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये यंग लीडर वाकई में बहुत स्ट्रॉन्गर है, अगर इसने डीमन किंग के साथ फाइट किया तो बिल्कुल ठीक ही की होगी। और मुझे लगता है कि हमें जाकर अपने मास्टर साडोचियोन को इस बारे में बताना ही होगा। मास्टर साडोचियोन को इस बारे में पता होना चाहिए कि ये लड़का जो है ये कितना ज्यादा काबिल है। और साथ ही अपने सोल्जर से कहता है कि सभी लोग फिर से उठकर खड़े हो जाओ, हमें यहाँ पर फाइट करनी होगी। हम लोग यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स म्यूरियम के लोगों को क्रेडिट लेने नहीं दे सकते। और वो लोग फिर से उठकर फाइट करना शुरू कर देते हैं, जबकि यहीं पर से ऊपर का सीन दिखाते हैं, जहां पर ऊपर वाली मंजिल के ऊपर पॉइजन क्लैन का 2 डिसाइपल होते हैं। एक तो पॉइजन लेफ्ट मिनिस्टर होता है, दूसरा जो होता है वो 5 पॉइजन गॉब्लिन का डिसाइपल होता है, जिसका नाम पॉइजन र्यून होता है। तो दोनों वहां पर सामने खड़े होते हैं, हमारे दोनों यंग मास्टर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यंग मास्टर नैमगोंग जो होता है वो जाकर डिसाइपल के ऊपर अटैक करता है और उसे कहता है कि तुम्हें तो यहाँ पर भाग जाना चाहिए था, तुम यहाँ पर पीछे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? क्या तुमने ये सोचा कि मास्टर मर गया तो फिर तुम भी यहाँ पर उसके साथ मरोगे? तो डिसाइपल उसे कहता है कि डिसाइपल जिसका मास्टर मर गया उसके पास यहाँ पर खोने को क्या बचा है, मैं भी यहाँ पर अपने मास्टर के साथ ही मरूंगा, लेकिन अपने साथ तुम्हारे जैसे बहुत सारे कमीनों को लेकर मरूंगा। और दूसरी तरफ से हमारा यूसियोंग जो होता है मिनिस्टर के साथ फाइट कर रहा था, वहां पर मिनिस्टर जो होता है वो अपनी चेन्स के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहा था। तो हमारा यूसियोंग कहता है कि ये बंदा मेरे इतने ज्यादा करीब क्यों आ गया है, ये चेन्स वाली क्लास के साथ अटैक कर रहा है जो कि एक लॉन्ग रेंज वेपन है, फिर इसने मुझे इतने करीब क्यों आने दिया और मेरे करीब रहकर अटैक क्यों कर रहा है? और इसी के साथ ही मिनिस्टर के चेहरे की तरफ देखता है कि वो हंस रहा होता है, साथ ही अपनी जेब के अंदर से वहां पर एक बॉम्ब निकालता है। तो हमारा यूसियोंग जो होता है उस बॉम्ब को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कमीने लोग तो यहाँ पर बॉम्ब्स का यूज करने वाले हैं। और वो चलाकर हमारे यंग मास्टर नैमगोंग से कहता है कि ब्रदर वहां पर बचना, ये थंडरबोल्ट बॉम्ब्स का यूज करने वाले हैं। तो यंग मास्टर नैमगोंग कहता है क्या बॉम्ब का यूज करने वाले, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। तो मिनिस्टर जो होता है अपना बॉम्ब निकालता है, उसे कहता है कि लड़के काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, अब तुम यहाँ पर नहीं बच पाओगे, ना ही तुम्हारा वो दोस्त बचेगा।
लेकिन वहाँ यंग मास्टर यूसियोंग जो होता है बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार घुमाता है और उसका बाजू ही काट देता है, जिस हाथ में यहाँ पर उसने बॉम्ब पकड़ा होता है वो उसका पूरा बाजू काट जाता है। और माँ यूसियोंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगा। इसी वजह से वो अपनी तलवार को सामने की तरफ थ्रो कर देता है जहाँ पर यंग मास्टर नैमकोंग होता है। तो क्योंकि दूसरी तरफ से वो डिसाइपल जो होता है रियून, वो भी अपने पास से बॉम्ब निकालकर हमारे यंग मास्टर नैमकोंग के करीब फोड़ने वाला है। तो माँ यूसियोंग वहाँ से अपनी तलवार को सामने की तरफ थ्रो करता है जो बड़ी तेजी के साथ उड़ती है उसके हाथ की तरफ आगे बढ़ती है। उसका निशाना उसका हाथ होता है, तो जहाँ पर उसके हाथ में बॉम्ब होता है वहाँ पर जाकर वो तलवार गिरती है और तलवार के वहाँ पर उनके बीच से गुजरने की वजह से जबरदस्त टाइगर अटैक होता है। उसके अंदर से रोड निकलती है और वो डिसाइपल रियून जो होता है पीछे की तरफ गिर जाता है। उसके गिरने के साथ ही माँ यूसियोंग जो होता है अपने साथियों की तरफ, सॉरी मिनिस्टर की तरफ देखता है तो मिनिस्टर की जेब के अंदर और भी बॉम्ब्स होते हैं। तो माँ यूसियोंग कहता है कि ये कमीने, तो यहाँ पर इनके पास एक से ज्यादा बॉम्ब है, यानी कि खतरा बहुत ज्यादा है। वहीं पर से माँ यूसियोंग जो होता है अपनी पावर को रिलीज करता है, एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर को रिलीज करते हैं वहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ उस सारे बॉम्ब के धमाके को ब्लॉक करता है, क्योंकि वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है। वो उस धमाके और उस फायर को अपने अपने हाथों के साथ, अपने हाथों की शील्ड के साथ ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसकी अपनी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, यानी कि उसके कपड़े वगैरह फट जाते हैं। फिर साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है यंग मास्टर नैमकोंग की तरफ और भागता उसके पास जाता है और उसे कहता है कि ब्रदर क्या तुम ठीक हो? तो नैमकोंग उसे कहता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अपनी तलवार मेरी तरफ फेंककर मेरी जान बचा ली। अगर तुम यहाँ पर अपनी रेड स्ट्राइक टेक्निक को यूज नहीं करते तो फिर मैं यहाँ पर नहीं बच पाता। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि 5 पॉइजन क्लैन के जो बच्चे कुछ लोग होते हैं सभी को बाकी के लोग मार डालते हैं। और इसी के साथ ही यूसियोंग कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये फाइट खत्म होने वाली है और इन दोनों मिनिस्टर और एल्डर के यहाँ पर से भागकर ना जाने के पीछे एक वजह थी कि वो लोग यहाँ पर हमारे लोगों को मारना चाहते ताकि मरने से पहले हमारे लोगों को मारा जा सके। यंग मास्टर नैमकोंग से कहता है कि सारो चियोन के अंदर भी यहाँ पर एक रूल है कि इनमें से कोई भी यहाँ पर गन पाउडर का यूज नहीं करेगा। फिर यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के कमीने लोग इस तरह का गन पाउडर कहां से लेकर आए होंगे जिसके साथ उन्होंने थंडरबोल्ट बॉम्ब्स बनाए हैं। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ से उनके एल्डर भी भागते वहां पर पहुंच जाते हैं। तो एल्डर वहां पर आने के बाद उनसे कहता है कि बच्चों क्या तुम ठीक हो? सारो चियोन की आर्मी का कैप्टन कहता है कि मुझे यहाँ पर से गन पाउडर की स्मेल आ रही है, क्या यहाँ पर किसी ने गन पाउडर का यूज किया है? लगता है किसी ने यहाँ पर बॉम्ब को यूज किया है। माँ यूसियोंग उन लोगों से कहता है कि हाँ यहाँ पर उन कमीनों ने बॉम्ब्स का यूज किया, वो बॉम्ब्स यूज करते हुए हमें मारना चाहते थे। फिर साथ ही माँ यूसियोंग उनसे पूछता है कि बाहर की क्या सिचुएशन है। तो एल्डर से कहता है कि बाहर की सिचुएशन अब काफी ज्यादा कंट्रोल में है, तुमने यहाँ पर उनकी मेन फोर्सेस को हरा दिया, तुम दोनों की वजह से यहाँ पर बाहर के जो छोटे मोटे सोल्जर्स हैं सभी को तो हमारी आर्मी संभाल लेगी, हमारा नुकसान बहुत ज्यादा कम हुआ है और हमने यहाँ पर इस फाइट को जीत भी लिया है। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। एल्डर इसी के साथ ही माँ यूसियोंग को नैमकोंग की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्गर जूनियर्स के साथ मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारा फ्यूचर बहुत ज्यादा स्टेबल है, यानी कि हमारी ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम जो है बहुत ही ज्यादा तरक्की करेगी। जबकि सारो चियोन का कैप्टन जो होता है वो सोच रहा होता है कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम के अंदर इस तरह के यंगस्टर्स हैं। साचियोन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली। एक्शन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है कि वो लोग 5 पॉइजन हॉल के ऊपर कंप्लीटली कब्जा कर लेते हैं और बचे कुछ लोगों को भी ढूंढ निकालते हैं और सभी को बंदी बना लिया जाता है। जबकि यहाँ पर अब फैसला ये करना है कि 5 पॉइजन का जो सेक्टर है उसके ऊपर कब्जा किसका होगा, क्योंकि यहाँ पर सारो चियोन के लोग चाहते हैं कि वो अपने सेक्टर का कब्जा यहाँ पर बनाए रखे, क्योंकि ये असल में 5 पॉइजन सेक्टर जो था वो सारो चियोन का था। लेकिन म्यूजियम के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर अब उनका कब्जा हो, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर 5 पॉइजन क्लैन को हराने में मदद की और साथ ही यहाँ पर 5 पॉइजन क्लैन ने उनके ऊपर तो अटैक किया था। लेकिन मास्टर गुसियोंग जो था इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। मास्टर गुसान काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और एल्डर से कहता है कि तुम यहाँ पर इसको इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हम लोग भी तुम्हारे साथ थे इस 5 पॉइजन क्लैन को हराने में, साथ ही 5 पॉइजन क्लैन ने गद्दारी की और हमारे पर अटैक किया, तो तुम्हें यहाँ पर इस जगह को छोड़ देना चाहिए और हमारा हेडक्वार्टर यहाँ पर बनना चाहिए। तो एल्डर गुसान से कहता तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे इस प्रपोजल के बारे में मास्टर साचियोन से बात करूंगा और उसके बाद तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। तो नेक्स्ट सीन जो होता है अगले दिन का दिखाया जाता है कि वो एल्डर जो होता है वो आकर हमारे एल्डर से कहता है कि ठीक है हम लोग यहाँ पर इस बात को मानने को तैयार हैं। मास्टर साचियोन ने फैसला किया है कि वो यहाँ पर तुम्हारी ब्रांच बनने देंगे, यानी कि ऑर्थोडॉक्स को इस सेक्टर के ऊपर कब्जा करने देंगे, लेकिन बदले में तुम्हें अपने कुछ यंग मास्टर्स को उनके सेक्टर में बेचना होगा। उन यंग मास्टर्स में पेंग यूसियोंग, नैमकोंग ह्यूग, टैंग हॉरियन और साथ में शाओलिन का क्रेजी मॉन्क शामिल है। तुम्हें इन चारों को वहां पर बेचना होगा साडो चियोन के मेन सेक्टर में, जहां पर मास्टर साचियोन खुद यहां पर उनको वेलकम करेंगे। बात सुनते ही एल्डर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, फिर साथ चिल्लाकर उसे कहता है कि हमारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, हम लोग अपने राइजिंग स्टार्स, अपने यंग मास्टर जो कि अपने अपने सेक्टर के राइजिंग स्टार्स हैं सभी को वहां पर साचियोन में भेज देंगे, साचियोन के पास भेज देंगे। ये बात तो बिल्कुल भी मानने लायक नहीं है कि हम अपने यंग मास्टर्स को जो कि हमारा फ्यूचर है उनको हम लोग इवल फैक्शन में भेज दें जहां पर तुम लोग उनके साथ कुछ भी कर सकते हो। तो जहां पर हमारी एपिसोड 69 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे यंग मास्टर यूसियोंग क्या फैसला करेगा, क्या वो साडो चियोन में जाकर मास्टर साचियोन से मिलना चाहता है या फिर नहीं, और वहां पर इवल फैक्शन में जाकर इनके साथ क्या होगा, क्या वो वाकई में इनको मारना चाहते हैं या फिर कोई और प्लान है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, गोता ऑफ द फैलन के एपिसोड 70 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे पास जो एबल फैक्शन के एल्डर होते हैं वो वापस आकर बताते हैं कि साचियोन की तरफ से हमें ऑर्डर मिले हैं कि अपने चारों यंग मास्टर यंग मिस को वहां पर भेजना होगा, तुम्हें साडो चियोन में भेजना होगा। जबकि हमारे एल्डर जो होते हैं ऑर्थोडॉक्स सेक्शन के वो कहते हैं कि नहीं ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, हम अपने राइजिंग स्टार्स को वहां पर क्यों भेजेंगे, तुम उनके साथ कुछ भी कर सकते हो, अगर तुम उन्हें जान से मार डालो तो फिर इस बात का कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन उन्हें यहाँ पर अब क्या करें बहुत ही बड़ा मसला है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर पूरी की पूरी एक पोस्ट मिलने वाली है, क्योंकि 5 पॉइजन सेक्टर का जो पूरा का पूरा एरिया है वो सारा खाली है। अगर यहाँ पर साडो चियोन उस पोस्ट को छोड़ेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर के चारों यंग मास्टर यंग मिस को वहां पर भेजना होगा। तो वो कहता है कि मैं इस बारे में खुद कोई जवाब नहीं दे सकता, मुझे जाकर अपनी फैमिली के बाकी सभी मेंबर्स और साथ ही यहाँ पर म्यूजियम अलायंस के बाकी के एल्डर्स इस बारे में बात करनी होगी। तो साडो चियोन का एल्डर उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम जाकर उनसे बात कर सकते हो, लेकिन तुम यहाँ पर उन सभी के बिहाफ पर फैसला नहीं ले सकते, तुम्हें जाकर उन चारों मास्टर से बात करनी होगी, उन चारों यंगस्टर से बात करो, वो जो फैसला लेंगे उसी के मुताबिक तुम्हें आगे बढ़ना होगा। और तुम यहाँ पर खुद से ये कैसे कह सकते हो कि वो नहीं जाएंगे। तो उसी के साथ ही वो कहता है कि चलो ठीक है मैं इस बारे में बात करूंगा। तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें कुछ दिनों का समय देता हूँ, कुछ दिनों के लिए यहाँ पर सोच लो, उसके बाद मुझे जवाब देना कि तुम क्या सोचते हो। तो एल्डर सोच रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे जाकर सभी एल्डर से बात करनी होगी। और वो जाकर सभी एल्डर से बात करते हैं और उनसे
कहता है कि साडो चियोन के मास्टर साचियोन ने चारों यंग मास्टर मीस को यहाँ पर बुलाया है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हम इन सभी बच्चों को वहाँ पर जाने देना चाहिए? तो मास्टर टैंग वहाँ पर काफी ज्यादा सोच विचार में लगे होते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर म्यूरम अलाइंस इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा गंभीर सिचुएशन है। अपने यंग मास्टर्स और राइजिंग स्टार्स को वहाँ पर भेजना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर इन्हें वहाँ पर भेजेंगे तो फिर खतरा बहुत ज्यादा होगा। और हम लोग यहाँ पर अपनी शीचवान के अंदर जो 5 पॉइजन का सेक्टर जो खाली हुआ है उस पोस्ट को भी हम लोग नहीं छोड़ सकते, वो म्यूरम अलाइंस को मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर साडो चियोन अगर दोबारा से आकर इसके ऊपर कब्जा कर लेता है तो फिर हमारे लिए बैलेंस घर बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी के साथ ही यूसियोंग उनसे कहता है, तुम में से किसी के पास यहाँ पर कोई आइडिया है कि लीडर ने हमें वहाँ पर क्यों बुलाया होगा? क्या हमें वहाँ पर बुलाने की कोई खास वजह हो सकती है? तो एक एल्डर उसे कहता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हमें लगता है कि वहाँ पर तुम सभी को बुलाने का एक मकसद है। वहाँ पर तुम सभी को बुलाने का मकसद यह है कि साडो चियोन में एक मास्टर है, डिमोनिक मास्टर, जो कि काफी ज्यादा उधम मचा रहा है। उसे क्रेजी डेविल कहते हैं। वो गांसू में अपीयर हुआ था। लास्ट टाइम गांसू में अपीयर होने के बाद उसने बहुत सारे एल्डर्स और बहुत सारे दूसरे निर्दोष शहरियों को मार डाला, आम लोगों को मार रहा है, जिसकी वजह से उन लोगों को लगता है कि उसे पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन वो फिर वहां पर से गायब हो गया। तो चारों यंग मास्टर यंग मिस जो होते हैं उनकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं। एल्डर उनसे कहता है कि उसके नाम से पता चल रहा है कि वो किस तरह का इंसान होगा। उसे क्रेजी डेविल इसलिए कहता है क्योंकि वो जहां पर भी जाता है खून खराबा करता है। लास्ट टाइम वो उनके मेन हेडक्वार्टर में घुस गया था, जहां पर जाकर उसने बहुत सारे एल्डर्स को मार डाला, जिनमें से 4th एल्डर बहुत ही बुरी तरह जख्मी हुए थे और काफी सारे ऑफिशियल सोल्जर्स और गार्ड्स और बहुत सारे निर्दोष लोग उसके हाथों से मारे गए थे। और उसके बाद वो अचानक वहां पर से गायब हो गया, जिसकी वजह से वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा यूसियोंग उनसे कहता है, तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि उनका 4th एल्डर जो है बुरी तरह जख्मी हो गया, इसका मतलब यह है कि वो डेविल जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि वो क्रेजी डेविल उसे फाइट करने के लिए हमें यहाँ पर यंग मास्टर्स को वहां पर बुलाया जा रहा है। तो हमारी हारियन उनसे कहती है कि क्रेजी डेविल जो है उसे पकड़ने के लिए हमें वहां पर बुलाया जा रहा है। तो एल्डर उसे कहता है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि इस वक्त साडो चियोन के अपने एल्डर्स जो है वो सारे के सारे दूसरे एल्डर से काफी ज्यादा गुस्सा है और उन्हें अपनी मैनेजमेंट के ऊपर शक हो रहा है कि वो लोग यहाँ पर एक क्रेजी डेविल को नहीं पकड़ सकते। और ऊपर से तुम्हारी टीम ने यहाँ पर बहुत बार डिमोनिक सेक्टर के लोगों का सामना किया, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि तुम्हारे यंग मास्टर जो है वो इन डिमोनिक सेक्टर के कमीनों को बिल में से निकाल सकते हैं, जहां पर भी वो छुपे हुए होंगे। तो एल्डर उनसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि इसके पीछे उनकी कोई और साजिश भी हो सकती है। यहाँ पर क्रेजी डेविल तो है ही, लेकिन इसके बावजूद वहां पर तुम्हें बुलाने के पीछे कोई और मकसद जरूर हो सकता है। तो यंग मास्टर्स, अब ये मत कहना कि तुम लोग वहां पर जाने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि साडो चियोन के लोग तुम्हारे साथ वहां पर कुछ भी कर सकते हैं, वहां पर तुम्हारे पास प्रोटेक्शन नहीं होगी। जबकि हमारा यूसियोंग उनसे कहता है कि हम जाएंगे, और बाकी के सभी लोग भी होते हैं वो भी कहते हैं कि हम लोग जाएंगे। तुम्हारी हारियन उनसे कहते हैं कि हम लोग पहले से आपस में इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, और यंग मास्टर नैमगुंग भी कहता है कि हाँ फैसला हो चुका है, हम सभी लोगों ने आपस में डिसाइड कर लिया है कि हम चारों वहां पर जरूर जाएंगे। हम लोग वहां पर जाकर अपनी सेफ्टी को भी श्योर करेंगे और साथ ही वहां पर उनसे बात करके इस मसले को हल करेंगे, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो मास्टर टैंग जो होते हैं वो हारियन से कहते हैं कि बेटा ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, फिर से एक बार सोच लो। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, जब तक मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, क्या आपको लगता है कि मुझे कुछ होने देंगे? तो एल्डर उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर यह करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सब म्यूरम की जिम्मेदारी है। अगर हम लोग यहाँ पर कोई पोस्ट चाहते हैं तो उसके लिए म्यूरम को कुछ करना चाहिए, ना कि तुम जैसे बच्चों को वहां पर भेजकर हम अपनी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों के ऊपर डाल दें। ये बहुत ज्यादा खतरनाक डेंजरस टास्क है। तुम्हारा यूसियोंग उनसे कहता है कि हाँ ये खतरनाक तो है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी म्यूरम के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन भी है। इस वक्त तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग साडो चियोन के मास्टर साचियों से मिलकर उसके साथ हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि डिमोनिक सेक्टर के खिलाफ हम सभी को एक होना होगा। इतने सालों के बाद साडो चियोन जो है वो दोबारा हमारे साथ हाथ मिलाने को तैयार है, यानी कि उन्होंने इतने सालों के बाद यहाँ पर हमसे कांटेक्ट किया और हमारी मदद चाहिए। अगर हम जाकर उनकी मदद करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो हमारी साइड के ऊपर आ सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर चांस होगा कि हम लोग उनको अपने साथ मिलाकर डिमोनिक फैक्शन के साथ फाइट कर सकें। ट्राइडर्स उनसे कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास यहाँ पर कोई प्लान है? तुम्हारा यूसियोंग कहता है कि हाँ मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, क्योंकि मैं इससे पहले ब्लेड एम्परर से मिल चुका हूँ, यानी कि किंग ऑफ ब्लेड से मैं मिल चुका हूँ, जहाँ पर उन्होंने मुझे एक लेटर भी दिया था। मैं उसके लेटर को यहाँ पर यूज करूंगा मास्टर साचियों से बात करने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल बहुत ही पावरफुल इंसान है। तो मास्टर साचियों उसके मैसेज की रिस्पेक्ट करेगा। बस नेक्स्ट सीन जो होता है साडो चियोन का दिखाया जाता है कि हमारे यंग मास्टर्स जो होते हैं वो साडो चियोन में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद हमारी मिस टैंग जो होती है वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर लोग काफी ज्यादा अगली होंगे, लेकिन यहाँ का तो माहौल काफी ज्यादा अच्छा है, यानी कि हमारे जैसा ही है जैसा कि हमारे वहां पर होता है। यहाँ पर भी नॉर्मल लोग रहते हैं। तो क्रेजी मॉन्क उसे कहता है कि हाँ तुम्हें तो ऐसा लगेगा ही। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर दरवाजे के ऊपर ही बहुत सारे बदमाश लोग खड़े होंगे, जो कि हमें यहाँ पर धमकियां देना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम लोग राइटियस सेक्टर से हैं और वो लोग यहाँ पर इवल फैक्शन से हैं। और हमारा यूसियोंग उनसे कहता है कि हमारे राइटियस सेक्टर जो है वो इवल फैक्शन से ज्यादा डिफरेंट नहीं हो, ना इवल फैक्शन हमारे राइटियस सेक्टर से ज्यादा डिफरेंट है। दोनों सेक्टर्स के लोग एक जैसे ही हैं। और उनकी कार को जब वहां पर मेन फोर्ट्रेस के सामने रोका जाता है, वो लोग नीचे उतरते हैं और साथ ही उस बिल्डिंग की तरफ देखते हैं। उसकी दीवारें बहुत ज्यादा ऊंची होती हैं। तो वो कहते हैं कि देखो तो जरा, इन लोगों ने तो यहाँ पर हमारी म्यूरम अलायंस के फोर्ट्रेस से भी ज्यादा बहुत बड़ा फोर्ट्रेस यहाँ पर बना रखा है। इसकी दीवारें इतनी ऊंची है कि यहाँ पर इसके दूसरी तरफ देख पाना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो क्रेजी मॉन्क आके पड़ता है दरवाजे के ऊपर, जो गार्ड खड़ा होता है उसे कहता है कि रेड ब्रदर मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कोई अच्छा होटल है जहाँ पर अच्छी वाइन मिलती हो। तो गार्ड इस बात से काफी गुस्सा आता है और कहता है कि तुमने मुझे क्या कहा, मैं तुम्हें रेड दिखाई देता हूँ। जबकि हमारी हारियन कहता है कि इस क्रेजी मॉन्क को कोई तो रोको, यहाँ पर बिना वजह के किसी के साथ लफड़ा कर लेगा और उसके बाद हमें यहाँ पर फाइट करनी पड़ेगी। उसी के साथ ही वहाँ पर से दरवाजा खुलता है। जब दरवाजा वहाँ पर से खुलता है तो चोल मोरियोंग वहाँ पर आता है, जो कि इनकी साडो चियोन का यंग मास्टर होता है। तो साडो चियोन का यंग मास्टर चोल मोरियोंग, और आप इससे पहले मिल चुके हैं उस केव के अंदर जहाँ पर बुद्धा का ट्रेजर लेने के लिए हमारा यूसियोंग गया था। इसी चोल मोरियोंग ने आकर उसके ऊपर अटैक किया था। तकरीबन हमारा यूसियोंग वहाँ पर मरने ही वाला था। तो वहाँ पर आने के बाद उन सभी को ग्रीट करता है और अपना नाम बताता है। तो हमारा यूसियोंग उसकी तरफ देखता है और कहता है कि चोल मोरियोंग ये वही कमीना है जिसने मुझे वहाँ पर तकरीबन मार ही दिया था और हम लोग यहाँ पर दोबारा मिल रहे हैं। लास्ट में मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बुद्धा का एक सर्वेंट था जिसने बुढ़े आदमी ने यहाँ पर इसके साथ फाइट करके इसे शायद वहाँ से भगा दिया था, लेकिन मैं तो वहाँ पर बेहोश हो गया था। अगर वो एल्डर वहाँ पर नहीं होते तो मैं मर चुका होता। जबकि दूसरी तरफ से चोल मोरियोंग वहाँ पर सोच रहा होता है कि ये लड़का आजकल कुछ ज्यादा ही फेमस हो चुका है। मुझे लगता है कि वहाँ पर उस बुद्धा के ट्रेजर को लेने के बाद ज्यादा स्ट्रॉगर हो गया है, लेकिन मैंने लास्ट टाइम एक कसम खाई थी कि जब भी अगली बार तुम्हें देखूंगा उस वक्त मैं मार डालूंगा। और यहाँ पर मुझे लगता है कि फाइनली वक्त आ चुका है कि इस बार साडो चियोन में बुलाकर मैं इस लड़के को जरूर मार डालूंगा। लेकिन वो उसकी एनर्जी को परख नहीं पा रहा था और कहता है कि पहले के मुकाबले में अभी मैं यहाँ पर इसकी एनर्जी को बिल्कुल भी परख नहीं पा रहा कि इसका एनर्जी लेवल क्या है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 70 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
दोस्तों, अभी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है, इसलिए वीडियोस बनाने में काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिया गया QR स्कैन करके छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आपका सपोर्ट ही हमें और अच्छी डार्क मैनवा वीडियोस बनाने का मोटिवेशन देता है।